हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है वो, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ये चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, देखो यार, हमारे पास ना, जैसे हमने लास्ट जो चैप्टर करे थे तो उसके अंदर जेनेटिक्स था, लेकिन यहाँ पर जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन यूनिट। वो क्या है? रिप्रोडक्शन यूनिट। तो जो रिप्रोडक्शन यूनिट है ना यार, इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। जैसे जेनेटिक्स में 3 चैप्टर थे, वैसे रिप्रोडक्शन यूनिट में भी 3 चैप्टर है। पहले 4 चैप्टर थे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर डिलीट कर दिया, इसलिए फर्स्ट चैप्टर हो गया। तो एक तो हो गया यही रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। सेकंड हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और फिर थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमको ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर यार। ठीक, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, चल सीधा चैप्टर शुरू करता हूँ। मैं दोबारा बोल देता हूँ इस मतलब चैप्टर के लिए कि हम जो फोकस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने वाले हैं, ताकि हमारा बोर्ड्स का एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर तुम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारा CUT लेवल तक का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें 12th का ही आना है, एनसीईआरटी का ही आना है। लेकिन हाँ, हम सिर्फ टारगेट करेंगे 12th की एनसीईआरटी को। उससे ऊपर टारगेट करना है तो मेरी डिटेल्ड वीडियोज़ है, या फिर हम बाद में नई वीडियोज़ बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो मेरा मेन फोकस हुआ है CBSE बोर्ड्स, कि हमारा बोर्ड्स का एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहला क्वेश्चन का मतलब ये है, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है यार, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है। तो देखो यार, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो किंगडम प्लांटे हैं ना, उसको हमने 5 क्लासिफिकेशन में बांटा हुआ है। ठीक, सबसे पहले कौन सी आती है? एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म्स। लेकिन जो लास्ट कैटेगरी है वो है एंजियोस्पर्म्स। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स एक इकलौती ऐसी कैटेगरी है जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करती है? फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है यार। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ एक यूनिट क्या नाम है, सिर्फ एक एंजियोस्पर्म्स है जो रिप्रोडक्शन करती है, और यही फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर का नाम ये भी हो सकता था रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, क्योंकि बात एक ही है, क्योंकि फ्लावर्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इससे पहले जो जिम्नोस्पर्म्स था, इससे पहले जो कैटेगरी है वो जिम्नोज है, वो जो कैटेगरी है ना यार, वो सीड्स जरूर प्रोड्यूस करती है लेकिन फ्लावर्स नहीं। इसलिए उनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं कवर्ड होते हैं, फ्रूट से कवर्ड होते हैं जो हम खाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये वाला चैप्टर अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फ्लावर कैसा दिखाई देता है यार, है ना। सबसे ये चैप्टर का पूरा मैप है। ठीक है, मैं भी धीरे धीरे इस चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फ्लावर कैसा दिखाई देता है यार। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, मैं अपने तरीके से बना के दिखाता हूँ तुम्हें, तब जाके तुम्हें ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फ्लावर रखा कहाँ पे होता है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मेन स्टॉक है यार प्लांट की। ठीक है, इस मेन स्टॉक पे एक फ्लावर निकला हुआ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लीफ होता है। ठीक है, तो लीफ जब निकला हुआ होता है तो लीफ के यहाँ पर जो होता है ना, इसको पिटियोल कहते हैं यार। लीफ के लिए क्या कहते हैं? पिटियोल। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए फ्लावर का जो ये बाहर जो निकला हुआ है, जहाँ पे फ्लावर पूरा बाहर निकल कर आएगा, इसको कहते हैं स्टॉक। इसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना। तो सबसे पहले एक बेस होता है जहाँ पे पूरा फ्लावर रखा हुआ होता है, जिसको कहते हैं, यहाँ पे जिससे अटैच होगा उसको कह दिया स्टॉक। लेकिन ये हो गया रिसेप्टेकल। अब इसका नाम रिसेप्टेकल भी है, और कई जगह पे इसका नाम क्या नाम है, थैलेमस भी होता है। क्योंकि थैलेमस इसलिए कि कई सारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जैसे एप्पल, वो थैलेमस की ही आउटग्रोथ है। एप्पल के अंदर फर्टिलाइजेशन तो होती नहीं है, वो थैलेमस से ही बनता है। धीरे धीरे हम ये पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन होने का मतलब क्या, बिना होने का मतलब क्या। ठीक है, तो रिसेप्टेकल वो बेस हो गया जिसपे पूरा फ्लावर रखा हुआ होता है। ठीक, अब इसके ऊपर फ्लावर रखा हुआ होगा। अब फ्लावर में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोल दो, या फिर सिंपल सी भाषा के अंदर। लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। अभी हम नेमिंग करेंगे बाद में। ठीक है, अब ये जो मैं फ्लावर बना देखो यार, फ्लावर भी 2 तरीके के होते हैं। कुछ फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, कुछ फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, हम जो फ्लावर समझाते हैं ना, ज़्यादातर हम वो बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, ताकि हम एक ही जगह पे दोनों की बात कर सकें। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है या तो उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। लेकिन ये ऐसा फ्लावर है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। ठीक है, अब आगे समझना यार जरा। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाता हूँ, इसी पे मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनाऊंगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से रखा हुआ होता है। अभी हम डिवीजन डिटेल में पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव अंदर क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन यह है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
ठीक है। और ऑब्वियसली बात है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, ये हर किसी को पता है, ठीक है। रीज़न क्योंकि मेल सेक्स सेल को ज़्यादातर ट्रैवल करना होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, मेल सेक्स सेल को ट्रैवल करना होता है, इसीलिए मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। आगे समझना, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद बात आती है पेटल और सेपल की, ठीक है। प्लांट को कलरफुल कौन बनाता है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव फील होता है, पेटल्स, है ना। तो ये रहे उसके पार्ट, ठीक है, सॉरी सेपल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ज़्यादा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस में जो इसकी मदद करेंगे वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ रखे हुए होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस कर देते हैं और इस फ्लावर की मदद कर देते हैं, क्या नाम है, फ्लावरिंग के अंदर या फिर इसके न्यूट्रिशन के अंदर मदद करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेंगे ग्रीन कलर के हैं तो जैसे फ्लावर को डायरेक्ट भी कुछ कुछ न्यूट्रिशन अपने आप भी मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये है एक टिपिकल स्ट्रक्चर एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का, ठीक है, हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया है। अगर इसकी लेबलिंग की बात की जाए तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो देखोगे अगर तुम ध्यान से यार, तो सबसे पहले जहाँ पे पॉलन ग्रेन मतलब मेल सेक्स सेल, ठीक है, चलो मेल ऑर्गन की बात कर लेते हैं। मेल ऑर्गन जो बना होता है दो चीज़ों से बना होता है, सबसे पहले ये और एक ये, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। अगर तुम इसको देखोगे तो इसको कहते हैं एंथर, इसको क्या कहते हैं, एंथर, और जिससे अटैच्ड है इसको कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट का कोई काम नहीं है, बस ये एंथर को मेन पार्ट फ्लावर से जोड़ के रखता है ताकि न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई कर सके और फिर उसको ऊपर उठा के रख सके, ठीक है। फिलामेंट का ये काम है। एंथर के अंदर क्या रखे होते हैं, मेल सेक्स सेल्स रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंथर है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, उसके अंदर रखे हुए सेक्स सेल्स को पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल पॉलन ग्रेन यहाँ पे ऐसे ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, हर किसी में रखे हुए होंगे, बहुत सारे होते हैं नंबर में ये, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। सेल हो गए पॉलन ग्रेन, जिसमें रखे हुए वो हो गया एंथर, और जो से अटैच्ड है जिसको वो अटैच करके रखता है वो है फिलामेंट, ठीक। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मिलाकर एक नाम दिया गया है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मिलाकर नाम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाओ, अब मान लो फॉर एग्जांपल मेल सेक्स सेल निकला, ये जो पॉलन ग्रेन है, चलो पॉलन ग्रेन का भी नाम लिख देते हैं। पॉलन ग्रेन अगर मान लो निकला तो पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पे जाके तो बैठेगा, जहाँ पर जाके बैठता है उसका नाम है स्टिग्मा। तो इस पार्ट का नाम क्या हो गया, स्टिग्मा, ठीक, ये रहा स्टिग्मा। पक्का क्लियर है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर उठा के लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर उठा के लिख देते हैं। इससे होगा ये कि हम एक साथ सारे नाम भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टिग्मा। ध्यान से समझना, इसलिए मैं साथ साथ बना रहा हूँ ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि कौन सी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। पहला हो गया स्टिग्मा। फिर ये जो कर्व्ड पार्ट है इसका नाम होता है स्टाइल, इसका नाम क्या होता है, स्टाइल। और ये जो बल्ज जो पार्ट है नीचे, ठीक है, इसका नाम है ओवेरी, ठीक है। ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पक्का क्लियर। अब जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ना यार, इन तीनों को मिलाकर भी एक नाम दिया गया, क्योंकि बार बार थोड़ी बोलेंगे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, या फिर बार बार थोड़ी बोलेंगे एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। समझ में आ रहा है। अब एंथर और फिलामेंट को जो मिलाकर नाम दिया जाता है वो है एंड्रोशियम। क्या नाम है, एंड्रोशियम। अगर तुम्हें याद ना आए तो तुम सीधा सीधा बोल सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड गाइनोशियम। क्लियर। या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइनोशियम का एक और नाम है पिस्टिल। तो चाहे पिस्टिल बोलो, चाहे गाइनोशियम बोलो, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलो, बात एक ही है। यहाँ तक क्लियर है। अब मेल सेक्स सेल की तो बात कर ली हमने, वो एंथर के अंदर रखा हुआ है। फीमेल सेक्स सेल कहाँ रखा होता है, ये तो ऑर्गन है ना। फीमेल सेक्स सेल कहाँ रखा होता है, फीमेल सेक्स सेल रखा होता है ओवरी के अंदर। यार इसके अंदर बहुत तगड़ी अरेंजमेंट होती है। अभी हम आगे जाके जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तब तुम्हें अरेंजमेंट भी मैं समझाऊंगा। एक तरीके का ओव्यूल होता है जिसके अंदर सेक्स सेल रखा होता है, जिसको एग सेल कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली एग सेल बना रहा हूँ, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि वो एग सेल कैसे बना होता है और किस तरीके से बनता है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। एग सेल को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर 2 सेल होते हैं, नीचे यहाँ पर 1 सेल होता है, ऊपर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और बीच में 2 सेल होते हैं, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे डिटेलिंग। लेकिन ये क्या है, फीमेल सेक्स सेल है, ठीक है। या फिर तुम इसको एग सेल बोलो या फिर ओव्यूल बोलो, वो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ तक क्लियर है। आगे आ जाओ, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर तुम्हारे फ्लावर का यहाँ पे बना रखा है, ये रहा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मैंने बता दिया, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी बता दिया तुम्हें, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। एंथर और फिलामेंट का मतलब क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेटल जो कलरफुल पार्ट है, अच्छा मैंने वो नहीं करे, मैं कर देता हूँ। बाकी जो मैंने और चीज़ बताई वो उसमें है नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो कलरफुल पार्ट है जिससे फ्लावर अट्रैक्टिव बनता है उसका नाम क्या हो गया, पेटल, जो मैंने रेड कलर का दिखाया। और जो ग्रीन कलर का बनाया है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसका नाम है सेपल, ठीक। अब इसको थैलेमस बोलो, सॉरी इसको स्टॉक लिख देते हैं।
अब तुम चाहे इसको रिसेप्टेकल बोलो या फिर थैलेमस बोलो, ये तुम्हारे ऊपर है। क्या था क्लियर? ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर, एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का मतलब है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह काम करे, एंजियोस्पर्म जो एक रिप्रोडक्शन यूनिट की तरह काम करेगा और आगे जाके इसी में फर्टिलाइजेशन होगी। क्या तक क्लियर है? अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि यार जो रिप्रोडक्शन चैप्टर्स होते हैं ना, उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात होती है, पूरा जो रिप्रोडक्शन यूनिट होती है ना, उसको बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो 3 पार्ट्स का मतलब क्या है? तो 3 हिस्से हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर एक आता है फर्टिलाइजेशन और एक आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का बेसिक मतलब ये है कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम ये पढ़ते हैं, इस पूरे चैप्टर को हम ऐसे डिवाइड करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। तो जब भी रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ी जाती है उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है कि जो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, रिप्रोडक्शन यूनिट होती है, तो उसका प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या काम किए गए। मेल सेक्स सेल को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाना है, फिर मेल सेक्स सेल को बनाना है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाना है, फीमेल सेक्स सेल बनाना है, और फिर उसको मेल सेक्स सेल के पास, मेल सेक्स सेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास ट्रांसफर करना है। ये पूरा जो पार्ट है ये सब प्री फर्टिलाइजेशन में आता है, ठीक। एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जो है, जब मेल और फीमेल सेक्स सेल फ्यूज करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन में आता है। और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद की जो स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, जाइगोट फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रायो फॉर्मेशन, फिर अगर हम प्लांट की बात करें तो सीड और फ्रूट का बनना, वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? सब कुछ लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। स्टेजेस ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, सबसे पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बनता है, कैसे काम करता है, सेक्सल कैसे बनता है, कैसे काम करता है सेम फीमेल के साथ, और फिर वो ट्रांसफर कैसे होता है, डेट इज पॉलिनेशन, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन और उसकी डिटेल, कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, क्या होगा उसके अंदर, कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन कैसे हो रही है, एम्ब्रायो कैसे बन रहा है, और फिर सीड एंड फ्रूट कैसे बन रहा है। और इन सब के अंदर इनसे रिलेटेड टर्म्स, जो भी टर्म्स आएंगे हम वो सारी टर्म्स इनके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आ जाओ, ठीक है। अब तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहले समझ लो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है, ठीक है। तो हम एंथर और फिलामेंट की बात करेंगे, मतलब बेसिकली हम एंड्रोशियम की बात करने वाले हैं, और उसके अंदर रहने वाला मेल सेक्स सेल, डेट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ, ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मार्क की हुई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंट्रो, पोजीशन और स्ट्रक्चर, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो कैसा दिखाई देता है। अब तुमने ये तो पढ़ लिया कि एंथर है, लेकिन एंथर कैसा दिखाई देता है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन कैसा दिखाई देता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर के लोब्स और थीका, मतलब जो उसके अंदर की मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके अंदर वो बना कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, जैसे एक घर के अंदर एंटर करते हैं तो एक घर कैसा बाहर से कैसा दिखाई देता है, फिर अंदर जा रहे हैं तो अंदर कितने रूम है, दीवारें कैसी बनी हुई हैं, अंदर की सेटिंग कैसी है, अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो कहाँ पे कैसे रखी हुई हैं। तो ऐसे एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस का नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या, मतलब मेल सेक्स सेल कैसा होता है और उसके यूजेस क्या है। यहाँ पे एक वर्ड है यार, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इस वर्ड पे ध्यान देना। जहाँ पर भी माइक्रो वर्ड लिखा होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिनोट करता होगा, ये बात दिमाग में बिठा लो। कहीं पर भी मेगा लिखा होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिनोट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो मेल के पास भी बहुत सारे नाम हो गए, फीमेल के पास भी बहुत सारे नाम हो गए, तो उनमें एक और नाम जोड़ दो, माइक्रो एंड मेगा। माइक्रो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात चल रही है, मेगा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात चल रही है। यहाँ तक क्लियर है? इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं पोजीशन और स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो समझना जरा ध्यान से। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। स्ट्रक्चर मतलब पोजीशन स्ट्रक्चर बात एक ही है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सुनो, देखो यार, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसके अंदर जो एंथर और फिलामेंट मैंने बनाए, एंथर और फिलामेंट के अंदर मैंने बनाया कि फिलामेंट अगर ऐसे है तो एंथर कुछ इस तरीके से था, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। क्लियर? अब वो तुमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दो कि जो क्या नाम है, जो ये एंथर होता है ना, ये कुछ इस तरीके से होता है, मतलब 2 हिस्से हैं, उनको बीच में से जोड़ दिया गया है, और जो फिलामेंट उनके बीच में से निकलते हुए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक बॉल की तरह है ये, और फिलामेंट जो है उसके नीचे ऐसे अटैच्ड है, ऐसे नीचे नहीं है, वो बीच में से रन कर रहा है। समझ में आया? मैंने क्या बोला, एक हिस्सा ये रहा पूरा, एक हिस्सा ये रहा पूरा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस वजह से इसके अंदर कितने लोब बन जाते हैं, इनको लोब कहते हैं, 2 लोब बन जाते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोब बन जाते हैं? 2। समझ में आया? उसके बाद अगर तुम लोब के अंदर भी जाओगे तो इनके अंदर रखे हुए होते हैं 2 थीका। क्या रखे हुए होते हैं? 2 थीका। तो बेसिकली अगर तुम स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि एक लोब ऐसे है जो पूरा बीच में से डिवाइडेड है, और एक लोब ऐसे है। यहाँ तक क्लियर है? और इन लोब्स के अंदर क्या रखा हुआ है? इन लोब्स के अंदर रखा हुआ है थीका। एक थीका ये रहा,
एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ऐसे है, पक्का क्लियर? तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? एंथर, ठीक है। इसके नीचे तुम फिलामेंट भी जोड़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? एंथर और फिलामेंट, मतलब एंड्रोशियम हो गया। एंथर के अंदर 2 लोब है, ठीक है, और हर लोब के अंदर 2 थीका है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो सुना, ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, बाई मतलब 2, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से यार, कि अब ना यहाँ पे कई बार क्या होता है, कई जगह पे लिखा होता है, कई जगह पे नहीं लिखा होता है। यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो दोनों तरफ को जोड़ के रखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का क्लियर है? आगे सुनो। अब ये जो लोब है, ठीक है, हर लोब के अंदर 2 थीका है। अब हर थीका के अंदर अगर तुम बात करोगे ना यार, अगर हर थीका के अंदर जाओगे तो तुम्हें दिखाई देंगे कुछ तरीके के सेल्स, जिनको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोला जाता है इनको? स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाता है। दिमाग लगाना जरा ध्यान से। कुछ इस तरीके से स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके अंदर, हर किसी के अंदर है, मैं एक के अंदर बना रहा हूँ। और हर स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो एक मदर सेल की तरह काम करता है। यहाँ तक क्लियर? स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके डिवाइड करेगा और मेल सेक्स सेल बनाने में मदद करेगा। अभी 2 मिनट बाद का टॉपिक है वो। लेकिन अभी इसके लिए अगर तुम समझोगे तो अगर ये अंदर सेक्स सेल बनना चाहते हैं तो अगर अंदर सेक्स सेल को बनाना पड़ेगा, तो अगर सेक्स सेल बनेंगे तो उनको खाना भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और उनको प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि मेल सेक्स सेल को अगर जरा से भी दिक्कत हुई आगे पूरी जनरेशन को चेंज कर सकता है वो। इसलिए उनके क्या नाम है, मैनेजमेंट को भी संभालना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो एंथर जो होता है ना, ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है यार। एक सबसे पहले बाहर लेयर होती है, ठीक है, फिर एक सेकंड लेयर होती है, फिर एक थर्ड लेयर होती है, फिर एक फोर्थ लेयर तब आती है, ठीक है। फोर्थ लेयर के बाद पॉलन ग्रेन स्टार्ट होते हैं। समझ आया? तो सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले एक लेयर ये हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर होती है, फिर एक और लेयर होती है, और तब जाके तीसरी लेयर स्टार्ट होती है। यहाँ तक क्लियर? अगर मैं नाम रखूँ तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बाहर जो लेयर है इसका नाम है एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी कोई एक्सटर्नल चीज़ की बात करते हो तो एपी वर्ड ही यूज होता है, ठीक। सेकंड जो लेयर है एपिडर्मिस के बाद वो है एंडोथीशियम या फिर एंडोडर्मिस। पक्का क्लियर? थर्ड जो लेयर है उसका नाम है मिडल लेयर, और तब जाके फोर्थ लेयर आती है जिसका नाम है टैपेटम। यार जो स्टार्टिंग की जो 3 लेयर है ना, दिमाग लगाना, स्टार्टिंग की जो 3 लेयर है, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ये काम करती है प्रोटेक्शन के अंदर। किसमें काम करती है? प्रोटेक्शन के अंदर। ये तीनों अंदर जो सेक्स सेल रखा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, या फिर अंदर जो भी चीज़ रखी है फिर उनको अंदर प्रोटेक्ट करना है तो उसके प्रोटेक्शन में मदद करती है। क्लियर है? लेकिन जो लास्ट वाली जो लेयर है डेट इज कॉल्ड टैपेटम, यार वो डायरेक्टली टच्ड है किससे? अंदर जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, मतलब मेल सेक्स सेल जो बन रहे हैं। तो इसीलिए जो मेल सेक्स सेल बनने खाना तो उनको चाहिए, तो इसीलिए जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली टैपेटम के कांटेक्ट में होते हैं। इसलिए जो टैपेटम होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बेसिकली अगर तुम डिटेल में जाओगे थोड़ा सा तो तुम्हें पता लगेगा कि मिडल लेयर ही टैपेटम को न्यूट्रिशन देती है, मिडल लेयर ही टैपेटम को न्यूट्रिशन देती है। लेकिन हमको अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझना है, तो टैपेटम डायरेक्टली न्यूट्रिशन दे रही होती है, बाकी तीनों जो बाहर की लेयर है वो प्रोटेक्शन में काम करती है, मतलब बाहर से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ताकि अंदर उसको कुछ हो ना जाए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? सुनना जरा ध्यान से। अब जो टैपेटम है वो डायरेक्टली पॉलन ग्रेन्स के साथ अटैच्ड है, इसलिए वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन में काम करेगी और अंदर पॉलन ग्रेन धीरे धीरे बनने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन पॉलन ग्रेन इज अ मेल सेक्स सेल, और मेल सेक्स सेल के बनने के प्रोसेस को अब हम समझेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन एक चीज़ समझना ज़रा ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होता है? एंथर होता है। एंथर के पास 2 लोब होते हैं और हर लोब के अंदर 2 थीका होते हैं। हर थीका के अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा होता है। पॉलन ग्रेन तक पहुँचने के लिए आपको बाहर से 4 लेयर पार करनी पड़ेगी। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस या फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और फिर तक आके टैपेटम। 3 लेयर जो बाहर की है वो प्रोटेक्शन में काम करती है, प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है मैकेनिकल। और जो फोर्थ लेयर है जो न्यूट्रिशन में काम करती है। क्लियर? डेट इज कॉल्ड टैपेटम। अब बात आती है कि अंदर जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो मैंने अभी तुम्हें बताया, अंदर एक टिश्यू रखा हुआ है जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम है इसका? स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जितने भी होते हैं तो पहले ये क्या करते हैं? मियोसिस से अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। खुद सोचो, दिमाग लगाना। जब भी रिप्रोडक्शन करके सेक्स सेल बनाना होता है, याद रखना, चाहे एनिमल है, चाहे प्लांट है, चाहे ह्यूमन है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, जब भी वो सेक्स सेल बनाएगा तो हमेशा मियोसिस करेगा।
ज़्यादा क्लियर। लेकिन अभी मियोसिस करेगा तो 1 से 4 सेल बन जाएंगे, लेकिन वो आगे जाके डिवाइड नहीं कर सकते। और ये बात स्पोरोजिनस टिश्यू को पता है। स्पोरोजिनस टिश्यू ने सोचा कि अगर मेरे पास 100 सेल है, मैं सब में मियोसिस करा दूं तो 400 सेल बन जाएंगे। 1 से 4 बनते तो 100 से 400 बन जाएंगे। लेकिन दोबारा अगर बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाऊंगा? तो इसलिए हर एक टिश्यू क्या करता है, हर एक सेल, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले माइटोसिस करके नंबर बढ़ा लेता है। उन 100 में से मान लो अब इसके पास नंबर बढ़ा के 200 हो गए, 200 में से 100 जो है वो मियोसिस में डाल देगा, बाकी 100 बचा लेगा। फिर उन 100 से जब दोबारा सेल बनाने पड़ेंगे तो पहले माइटोसिस करके नंबर बढ़ा लेगा, फिर भेज देगा मियोसिस करने के लिए कुछ को। तो कुछ हमेशा अपने पास रखता है ताकि इमरजेंसी में अगर दोबारा बनाने पड़े कोई चीज़ तो वो बना सके। ठीक, अब स्पोरोजिनस टिश्यू से काम चालू होगा। ज़्यादा क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम इस प्रोसेस को, अब मेल सेक्स सेल बनने के प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो मेल सेक्स सेल को अभी मैंने अभी बताया, मेल के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं माइक्रो। सेक्स सेल बनने का प्रोसेस, तो सेक्स सेल बनना है दैट इज सेक्स सेल, उसके लिए वर्ड यूज होगा स्पोर्स, तो माइक्रोस्पोर दैट इज कॉल्ड मेल सेक्स सेल। क्लियर? मैं तुम्हें वो करके बता देता हूँ, लेकिन ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं वैसे डिस्कस करूँगा डायग्राम्स डिटेल में, हम डायग्राम का भी एक पेज है, टेंशन मत लो, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये आ गया। ठीक है, तो मैं जो अभी बताया, ठीक देखना, तो एंथर के अंदर देख रहे हो यहाँ पे बीच में डिवीजन आ रही है। ठीक, एक लोब ये हो गया, एक साइड ये हो गई। ठीक, और इसके अंदर देखो 2 थीका, एक येरा, एक येरा, एक येरा, एक येरा, 4 लोब हो गए, सॉरी 4 थीका हो गए। चारों थीका के अंदर क्या चलता है, अंदर अंदर पॉलन गेन बनने होते हैं। देखो पॉलन गेन लिखा हुआ है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, और लाइन ऑफ डिहाइसेंस का मतलब यहाँ से लाइन ब्रेक डाउन होती है। क्लियर? वैसे मैंने तुम्हें अभी जो 4 लेयर बताई वो ये रही। ठीक है, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, स्पोरोजिनस टिश्यू जो अंदर रखे हुए हैं, अंदर एरो है इसका। ठीक है, तो मैं तुम्हें दोबारा लेयर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर का नाम है एंडोडर्मिस, अंदर जो रखे हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो टेप्टम है, और इसके बीच में जो आएगी वो लेयर मिडल लेयर है। यहाँ पे क्लियर है? तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, और तब जाके टेप्टम, और उसके अंदर क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से बनना चालू होगा सेक्स सेल। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी, क्योंकि पॉलन गेन बनानी है, तो अभी हम पॉलन गेन बनाते हैं। ठीक है, अब पॉलन गेन के लिए मैंने तुम्हें एक वर्ड बताया, डेट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। क्या बताया है? माइक्रो मतलब मेल और स्पोर मतलब सेक्स सेल। तो माइक्रोस्पोर का मतलब हो गया मेल सेक्स सेल। इतना तो क्लियर? लेकिन मेल सेक्स सेल बनने के प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं, हमें मेल सेक्स सेल बनने के प्रोसेस को समझना है। तो प्रोसेस जब भी वर्ड आ जाता है तो नाम के पीछे लग जाता है जेनेसिस। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? माइक्रो मतलब मेल, स्पोरो मतलब मेल सेक्स सेल, बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड जेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर? तो हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोर बनता कैसे, डेट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेल सेक्स सेल कैसे बनता है, यहाँ तक क्लियर है? अब सुनना, अब देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है स्पोरोजिनस टिश्यू। अब मैं तुम्हें लाइन टू लाइन समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू सबसे पहले माइटोसिस करने के बाद नंबर बढ़ा लेता है, और नंबर बढ़ा के जो भी सेल जब डिवाइड, अब देखो नंबर बढ़ाने के बाद भी स्पोरोजिनस टिश्यू ही आएगा, लेकिन असलियत में जो सेल क्या नाम है मेल सेक्स सेल बनाने के लिए इन्वॉल्व होंगे उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला, क्योंकि जो बनकर आएगा वो है पॉलन ग्रेन, और जो उनको बनाता है, हमें कौन बनाता है? हमारे मदर और फादर, है ना? तो जो सेक्स सेल है डेट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, उसको जो बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन की मदर। इसलिए नाम रख दिया गया पॉलन मदर सेल। यहां से काम चालू होगा। इनकी प्लॉइडी तुम्हें याद रखना, डेट इज कॉल्ड 2n, यहाँ पे भी 2n है, और माइटोसिस नंबर सेम रखता है प्लॉइडी का। असलियत में डिवीजन यहाँ से शुरू है। तो सबसे पहले जो काम चालू होता है पॉलन ग्रेन बनाने का, फिर मेल सेक्स सेल बनाने का, उसको कहते हैं पॉलन मदर सेल। यहाँ तक क्लियर है? पॉलन मदर सेल जो है यहाँ से सबसे पहले क्या करता है? मियोसिस में एंटर करता है। तो मैं अच्छी तरह पता है यार, मियोसिस जो होता है ना वो 2 स्टेप प्रोसेस है। मियोसिस कभी भी एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता। मियोसिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस जाके 2 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन कुछ भी होने के बाद 4 सेल बनकर आते हैं। अब हमारे को यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए हमें मियोसिस 1 और 2 एक साथ ही दिखा रहा हूँ। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस 1 तो चलता है, बीच में अटक जाता है, फिर मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो मियोसिस 2 में दिक्कत होती है। तो वहाँ पे हर एक स्टेज को समझाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मियोसिस 1 और 2 के अंदर कोई ज़्यादा चेंज आता नहीं है। असलियत में जाकर 4 पॉलन गेन बन जाते हैं, 4 पॉलन टेट्राड बनते हैं। देखो पॉलन गेन अभी भी नहीं बना, अभी क्या बना है? पॉलन टेट्राड। क्यों? क्योंकि मियोसिस एक जब सेल ना मियोसिस में एंटर करता है, मान लो एक पॉलन मदर सेल ये रहा, जब ये मियोसिस में एंटर करता है तो 4 सेल बनते हैं। अब 4 जो होते हैं ना वो चारों एक साथ होते हैं यार,
इसलिए इसको टेट्राड बोलते हैं, पॉलन ग्रेन नहीं बोलते। अब जो टेट्राड बनता है वो 4 सेल, इसका मतलब जो 4 बनकर आए हैं वो सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए, लेकिन वो अभी झुंड में एक साथ चिपक के आते हैं। क्लियर? लेकिन जो चिपक के जब आते हैं तो जरूरी नहीं उनका स्ट्रक्चर ऐसा ही हो, उनका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर का तरीका ये हो गया, कभी कभी वो ऐसे भी दिखाई देते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक एरा, दूसरा एरा, तीसरा एरा, चौथा पीछे से आ गया। कभी कभी ऐसे भी दिखाई देते हैं, एक एरा, दूसरा एरा, तीसरा एरा, चौथा एरा। तो डिपेंड करता है टाइप टू टाइप, ठीक है, कि पॉलन ग्रेन कैसे 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 एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो उसको कहते हैं पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल मियोसिस करता है, 4 पॉलन टेट्राड बनाता है। फिर इस पॉलन टेट्राड के अंदर क्या होता है, इस पॉलन टेट्राड के अंदर होती है क्या नाम है, डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन की वजह से धीरे 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 ये मतलब इनकी जो बीच की लेयर है वो ब्रेक डाउन होने लग जाती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद तब जाकर ये चारों सेपरेट हो जाते हैं, और ये चारों के चारों क्या बन जाते हैं, 4 पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। और परफेक्ट पॉलन ग्रेन बनने के बाद अब खुद सोचो, मियोसिस हुआ है तो ये जो बनेगा तो प्लॉइडी एन होगी, और जो जाइगोट बन मतलब जो सेक्स सेल बनकर आता है हमेशा उसकी प्लॉइडी एन ही होनी चाहिए। बनकर आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू आया, स्पोरोजिनस टिश्यू ने मियोसिस करा, माइटोसिस करा, नंबर बढ़ाया, तो सबसे पहले आ गया पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल ने करा मियोसिस, ठीक है, उससे बने 4 पॉलन टेट्राड। टेट्राड की फॉर्म ये थी। इनके अंदर थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हुआ, ठीक है, और डिहाइड्रेशन होने के बाद जब ये थोड़े दूर दूर हुए तो ये अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी बन गए, दैट इज 4 पॉलन ग्रेन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है? क्या बन गए ये, 4 पॉलन ग्रेन बन गए। पता है तो किसी को दिक्कत है तो पक्का क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब समझो जरा ध्यान से, जब ये 4 पॉलन ग्रेन बन गए, अब ये जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं दोबारा स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये अंदर बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बन रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इन पॉलन ग्रेन को बाहर आना है। अब पॉलन ग्रेन को अगर बाहर आना है तो इस स्ट्रक्चर को, इसको और समझो। अब इस पॉलन ग्रेन को बाहर आना है तो ये चारों लेयर को ब्रेक करके बाहर आना चाहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डिहाइसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या है इसका नाम? डिहाइसेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोल सकते हो, डिहाइसेंस ऑफ एंथर भी बोल सकते हो। तो अब जो एंथर की जो 4 लेयर हैं ब्रेक होंगी, तब जाके अंदर जो पॉलन ग्रेन रखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, मैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन दिखा रहा हूँ सीधा, यहाँ पे जो बहुत सारे पॉलन ग्रेन रखे हुए हैं, अब ये बाहर आना चाहते हैं क्योंकि ये बन चुके हैं। तो अब बाहर आएंगे तभी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ट्रैवल करेंगे। तो बाहर आने के लिए इनको 4 लेयर को ब्रेक करना पड़ेगा, और 4 लेयरों को ब्रेक करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डिहाइसेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डिहाइसेंस कैसे होता है। यार डिहाइसेंस भी एक तरीके का डिहाइड्रेशन प्रोसेस ही है। आप खुद सोचो, मैं तुम्हें देखो ये ना डिटेल में है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बेसिक तरीके से बताता हूँ। मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो न्यूट्रिशन देता है, टैप्टम जो न्यूट्रिशन दे रहा होता है अंदर, उसको न्यूट्रिशन मिलता है कहाँ से? उसको न्यूट्रिशन मिलता है क्या नाम है, इससे, मिडल लेयर से। अब मिडल लेयर, खुद सोचो, मिडल लेयर धीरे धीरे करके न्यूट्रिशन देता जा रहा है पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन को, ठीक, और टैप्टम को, सॉरी, और टैप्टम पॉलन ग्रेन को। तो पॉलन मिडल लेयर से टैप्टम, टैप्टम से पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन अगर सारा न्यूट्रिशन ले ले तो उसके पास कोई न्यूट्रिशन बचेगा? टैप्टम के पास नहीं। और टैप्टम ने किससे लिया था? मिडल लेयर से, तो मिडल लेयर के पास कुछ नहीं बचेगा। तो धीरे धीरे मिडल लेयर क्या करने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, क्योंकि उससे न्यूट्रिशन निकाल लोगे, पहले वो एकदम हेल्दी है, उसमें से न्यूट्रिशन निकालते रहोगे, धीरे धीरे वो सिकुड़ने नहीं लगेगी, और जैसे वो सिकुड़ने लगेगी तो प्रेशर बढ़ाएगी, और प्रेशर उठाने के चक्कर में जो पूरी लेयर है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं ये 4 लेयर, तो मान लो 1 2 3 4 लेयर ये रही, ठीक है। तो अचानक से क्या होने लग जाता है, ये चारों लेयर क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और ब्रेक डाउन होकर यहाँ से सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन थे वो यहाँ पे आके बाहर की तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। तो सारे पॉलन ग्रेन बाहर आके फैल गए, दैट इज कॉल्ड डिहाइसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है? तो ये तरीका था पॉलन ग्रेन के बाहर आने का। लेकिन अब बात किसकी करेंगे हम? अब बात करेंगे पॉलन ग्रेन की, कि भाई पॉलन ग्रेन क्या होता है। तो समझो, पॉलन ग्रेन का मतलब माइक्रोस्पोर है ना, क्योंकि माइक्रो मतलब मेल, और माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलन ग्रेन, मतलब मेल सेक्स सेल, ठीक है। तो माइक्रो मतलब मेल, और स्पोर का मतलब मेल सेक्स सेल, तो मेल सेक्स सेल दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बारे में अगर तुम ध्यान से समझोगे ना यार, तो असलियत में पॉलन ग्रेन के बारे में तुम्हें समझ में आएगा कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसके पास 2 लेयर होती है, एक होती है इनर लेयर और एक होती है आउटर लेयर, ठीक है। एक क्या होती है, इनर लेयर, और एक होती है आउटर लेयर। इनर लेयर और जो आउटर लेयर है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, इनर लेयर और जो आउटर लेयर है, इनके नाम पता है क्या है? इनका नाम सेम, बहुत ईजी सा। बाहर वाली लेयर का नाम है एक्साइन, और अंदर वाली लेयर का नाम है इंटाइन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? एक्साइन, अंदर वाली लेयर का नाम है इंटाइन।
अंदर वाली जो लेयर है ना यार, वो पता है किससे बनी हुई होती है? अंदर वाली लेयर बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? लेकिन जो बाहर वाली लेयर है डेट इज कॉल्ड एक्साइन, ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से। ये किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब बात ये है कि यार अंदर वाली लेयर बनी है एंटाइन से, बाहर वाली लेयर बनी है एक्साइन से, डेट इज सेलुलोज एंड पैक्टिन और स्पोरोपोलिनिन। अब इन दोनों का मतलब क्या है? तो सुनो, देखो जो सेलुलोज और पैक्टिन है ना, ये थोड़ा डिग्रेड हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो स्पोरोपोलिनिन है यार, इसको डिग्रेड करने के लिए आज तक हमारे पास कोई केमिकल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी बना देते हैं। ये रहा इसका न्यूक्लियस, सेल है ना, ये पॉलन ग्रेन इज अ सेल। पॉलन ग्रेन अगर सेल है तो उसके पास न्यूक्लियस भी होगा। क्लियर भाई साहब? मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा केमिकल नहीं जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। अब स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करने के लिए कोई केमिकल नहीं है, तो अगर इस न्यूक्लियस को बाहर आना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन तो यही करेगा, क्योंकि इसी के पास क्रोमोसोम वगैरह सब कुछ डीएनए रखा हुआ है। इसको बाहर आना पड़ेगा तो आएगा कैसे? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कई बार मतलब ज़्यादातर होता ही है कि जो एक्साइन और एंटाइन होती है ना, कहीं कहीं पर मर्ज्ड होती है। मैंने इस स्ट्रक्चर में बनाई है, अभी मैं अगला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसमें बनाऊंगा, ठीक। तो ये जो दोनों लेयर होती है कहीं कहीं पे क्या होती है? मर्ज्ड होती हैं। अब ये मर्ज होने से क्या होता है? वो जो पॉइंट है जहां पे दोनों लेयर मर्ज्ड होती है, वहां पे एक्साइन कम होती है, और जब एक्साइन कम होगी तो उसको ब्रेक करके बाहर निकलना आसान होगा, या फिर ना के बराबर होती है। तो वहां से इस क्या नाम है, अंदर का जो न्यूक्लियस उसको बाहर आना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो अगर तुम ध्यान से समझोगे इस स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हो गई क्या नाम है, बाहर की लेयर, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गई अंदर की लेयर, चलो ठीक है, और ये होती है बाहर की लेयर। कहीं कहीं पे ये लेयर क्या होती है? मर्ज्ड होती है ऐसे, ठीक है, और कहीं कहीं पे मर्ज होने के से कुछ ऐसे दिखाई देती है। और अंदर क्या रखा हुआ है? अंदर रखा हुआ है पॉलन, क्या नाम है, न्यूक्लियस। अंदर क्या रखा हुआ है? न्यूक्लियस, ये रहा। अब इस न्यूक्लियस को अगर बाहर निकलना है तो इसके पास रास्ते हैं। इस यहाँ से ये बाहर निकल सकती है, और जहाँ से बाहर निकल सकती है इसको क्या कहते हैं? जर्म पोर। पोर का मतलब गड्ढा, गड्ढा ही तो है ये, है ना। और जर्म इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि सेक्स सेल है। सेक्स सेल का दूसरा नाम ही होता है जर्म सेल। अब नाम ही जर्म सेल है तो वहाँ पे सेक्स सेल का जो होल है उसको नाम क्या दे दिया? जर्म पोर नाम दे दिया। इतना क्लियर है? उसका नाम क्या दे दिया? जर्म पोर। तो यह है एंटाइन और एक्साइन की कहानी, यहाँ तक क्लियर। लेकिन पॉलन ग्रेन यहीं पे नहीं रुकता, पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और भी समझना है। एक चीज़ और याद रखना, हर एक क्या नाम है टाइप ऑफ प्लांट जो होता है उसका अपना एक डिस्टिंक्ट पॉलन ग्रेन होता है। मतलब पॉलन ग्रेन को देख के बता सकते हैं कि किस प्लांट से निकल कर आया है, क्योंकि हर प्लांट का अपना अपना तरीके का पॉलन ग्रेन होता है। उसकी शेप, स्ट्रक्चर, साइज सबका अलग अलग होता है। क्लियर? जैसे हर प्लांट का अपना लीफ होता है अलग, वैसे ही वो भी है, पॉलन ग्रेन भी है, ठीक है। अब अगर पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानोगे ना यार, तो तुम्हें पता लगेगा। अब देखो, मैं जो लेयर्स बनाऊंगा ना वो कंटिन्यूस बनाऊंगा, ऐसे मर्ज्ड नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन होगी। तो इसलिए ये एंटाइन हो गई और ये एक्साइन हो गई। क्लियर? और अंदर जो रखा हुआ है वो है न्यूक्लियस, ठीक, वो क्या है? न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस होता है ना यार, कई बार अब क्या होता है, छोटी सी दिक्कत है, सुनो। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या करता है? अब माइटोसिस करता है। ये दिमाग लगाना, इसकी प्लॉइडी एन ही है, एन, ठीक है, क्योंकि ये सेक्स सेल है। सेक्स सेल की जो प्लॉइडी होती है वो एन होती है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। अगर इसकी प्लॉइडी एन है तो ये क्या करता है? माइटोसिस करता है। क्या करता है ये? माइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइटोसिस करके एन वाला एन में ही डिवाइड कर जाएगा और 2 बना देगा, ठीक है। ये रहा एंटाइन, ये रही एक्साइन, और अंदर क्या रखा हुआ है? ये, ठीक है। लेकिन माइटोसिस करके क्या होता है? माइटोसिस करके 2 बना देता है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। प्लॉइडी अभी भी एन एन है, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्या नाम है प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, तो वो अभी भी एन है और दूसरा अभी भी एन है, ठीक है। तो एन एन है, लेकिन जो ज़्यादा जगह घेरता है अंदर ही अंदर, डिवीजन के अंदर ही, एक लेता है कम जगह और एक लेता है ज़्यादा जगह। साफ पता लग रहा होगा तुम्हें, ऊपर वाले ने ज़्यादा जगह ले रखी है, नीचे वाले ने कम जगह ले रखी है, ठीक है। तो अभी अगर तुम देखोगे ये 1 न्यूक्लिएटेड स्टेज थी, लेकिन अब माइटोसिस करके क्या बन गया? 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गई है। यहाँ तक क्लियर? जिसने कम जगह ली हुई है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, सॉरी जनरेटिव सेल। जिसने कम जगह ली हुई है उसका नाम क्या रख देते हैं हम? जनरेटिव सेल, ठीक है। ये वाली जगह क्या है? जनरेटिव सेल। ये है जनरेटिव सेल, क्लियर। और जिसने ज्यादा जगह ले रखी है उसका नाम है वेजिटेटिव सेल।
उसका नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल। अब तुम बोलोगे डिवाइड क्यों करा इसने, तो इसका सिंपल सा आंसर है यार, देखो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल जो है ना, मतलब ये मेल सेक्स सेल है। अब खुद सोचो, मेल सेक्स सेल को क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है यार। अब जब मेल सेक्स सेल ट्रैवल करेगा तो इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, दिमाग लगाओ। जब मेल सेक्स सेल ट्रैवल, अभी तो देखो अभी ये क्या नाम है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बैठा हुआ है तो उसको आराम से न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन जब ये ट्रैवल करेगा तब, और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाके गिर जाएगा तब इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद तो न्यूट्रिशन का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो उससे पहले न्यूट्रिशन का जुगाड़ रखने के लिए, सब कुछ अरेंजमेंट रखने के लिए वेजिटेटिव सेल आया है। क्या था क्लियर? तो वेजिटेटिव सेल रिस्पॉन्सिबल है इसके खाने के लिए, और जनरेटिव सेल क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। वो तो जाइए से ले रहा है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसको कहते हैं टू सेल स्टेज, या फिर टू न्यूक्लिएटेड स्टेज कह सकते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, टू न्यूक्लिएटेड स्टेज। इंपॉर्टेंट है वाली लाइन, क्लियर, पक्का क्लियर है। अब ये कहानी यहाँ पे अभी भी नहीं रुकती है, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से यार, देखो यार 60-70% प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जब पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होता है, शेड ऑफ का मतलब है जब पॉलन ग्रेन एंथर को छोड़कर फीमेल की तरफ जाता है तो वो इसी स्टेज में जाता है। लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, मतलब 30% अभी भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो यहाँ पर पहले से अब 2 सेल स्टेज में नहीं 3 सेल स्टेज में इसको लेके जाते हैं, 3 सेल स्टेज में लेके जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात दिमाग में लेकिन बिठा लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूँ मैं, ध्यान से सुनना। एक बात दिमाग में बिठा लो कि जो मेल सेक्स सेल होता है वो हमेशा, मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो हमेशा जब फर्टिलाइजेशन करने वाला होगा, ठीक है, अभी तो ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, मैं फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ अभी से, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन करने वाला होता है जो मेल सेक्स सेल होता है ना, वो हमेशा 3 सेल स्टेज का ही होता है, ये बात दिमाग में बैठा लो। अब जो 3 सेल स्टेज है, अगर वो यहां से ही 3 सेल स्टेज होके जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो यहां से इस स्टेज में जा रहा है, डेट इज 2 सेल स्टेज में जा रहा है, तो जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्रैवल कर रहा होगा ना, तब वो 3 सेल का बनेगा। तो मतलब अल्टीमेटली बनना 3 सेल स्टेज का ही है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से 3 सेल स्टेज में जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 3 सेल स्टेज में क्या नाम है, बाद में जाके 3 सेल स्टेज होते हैं, यहाँ से 2 सेल के बन के जाते हैं। तो हर किसी को मेल सेक्स सेल में, हर पॉलन ग्रेन को 3 क्या नाम है सेल्ड बनना ही बनना है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन कुछ पहले से 3 बन के जाते हैं और कुछ पहले से 2 बन के जाते हैं, ज़्यादातर 2 वाले पहले जाते हैं और 3 वाले बाद में बनते हैं वो, लेकिन कुछ कुछ पहले से ही 3 बन के जाते हैं, ठीक है। लेकिन 3 सेल स्टेज में दोबारा एक बार माइटोसिस करना पड़ेगा, लेकिन कौन करेगा, ये या ये, क्योंकि दोनों तो कर नहीं सकते, दोनों करेंगे तो 4 सेल स्टेज हो जाएगी, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 सेल स्टेज बनना है, तो करता कौन है, जनरेटिव सेल करता है। जनरेटिव सेल एक बार और माइटोसिस करेगा जिससे 2 जनरेटिव सेल बन जाएंगे, और ये अगर 2 सेल स्टेज है, कुछ लगभग 70% एंजियोस्पर्म, 70% प्लांट्स इसी स्टेज पे शेड ऑफ होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी 30% ऐसे जो 3 सेल स्टेज में शेड ऑफ होते हैं, और उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस किस में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है, और वो अब कैसा दिखाई देगा, ये बात दिमाग में बिठा लेना। ये हो गया एक्साइन, ये हो गया इंटाइन, ठीक, ये हो गया मेल सेक्स सेल का जनरेटिव, सॉरी वेजिटेटिव, और ये हो गया जनरेटिव। क्लियर, सॉरी यहाँ तक क्लियर है। अब सुनना, ये जनरेटिव पार्ट है और ये वेजिटेटिव पार्ट है, क्लियर। तो जनरेटिव सेल कितनी स्टेज में पाया जा रहा है, 2 सेल स्टेज में पाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का तुम्हें दिमाग में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, 3 सेल स्टेज कहते हैं, या फिर 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। ये है 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स इस स्टेज में शेड ऑफ होते हैं, कुछ इस स्टेज में शेड ऑफ होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से यार, अब जो मेल सेक्स सेल होता है ना, ठीक है, अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन मेल सेक्स सेल के कुछ और भी फायदे हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया था उसमें यूजेस भी लिखे हुए थे ना, तो यूजेस की बात करते हैं। पहले तो ये यूजेस समझो। देखो यार, जो मेल सेक्स सेल है ना, वो एक तरीके का तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा, एक पहली बात तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है इनके पास, मतलब बहुत ज़्यादा रिच एनर्जी सोर्स वाली चीज़ें होती हैं पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन एज ए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब अभी मैं तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊंगा, जब हम पॉलिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो उनके अंदर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड्स का मतलब फ्लाई वगैरह जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देती है, उसको बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो तुमने पढ़ा होगा अभी, अगर पहले तुम्हें याद है थोड़ा बहुत, तो 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा नेक्टर मिलता है उनको, ठीक है। लेकिन पॉलन ग्रेन खुद भी एक तरीके का क्या है, क्या नाम है, न्यूट्रिशन सोर्स है। कुछ कुछ फ्लाई ऐसी होती हैं जो नेक्टर ना लेकर पॉलन ग्रेन को ही खाती हैं, तो ट्रांसफर भी कर देती हैं और खा भी लेती हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो अगर मतलब कुछ खा भी रही हो, कुछ ट्रांसफर हो जा रहा है, तो दोनों का फायदा ही हो रहा है,
यहाँ तक क्लियर है। तो पोलन ग्रेन एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, लेकिन पोलन ग्रेन को हम भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स की तरह, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कंटेंट होता है, इसीलिए इससे कई सारी तरीके की क्या नाम है एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें बनाई जाती हैं, मतलब एनर्जी सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे होते हैं ना दवाइयाँ जो एनर्जी हमारी स्टेमिना बूस्ट करती है, तो वैसे इसीलिए ये इतना ज़्यादा स्टेमिना बूस्ट कर सकती है कि ये कई जगह पे क्या नाम है बैन है। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में के अंदर अगर कोई एथलीट है और वो मिल गया कि उसने इस तरीके का कंज्यूम किया हुआ है प्रोडक्ट, तो उसको बैन भी कर देते हैं, क्योंकि ये बैंड प्रोडक्ट्स में आते हैं। इसको कहते हैं डोपिंग। तो अगर कोई एथलीट ड्रग्स वगैरह लेता है अपनी स्टैमिना और एनर्जी को एनहेंस करने के लिए, तो उसको डोपिंग कहते हैं। तो इसकी जो डोपिंग है वो बैन है, याद क्लियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर वो कर देता है एकदम, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे डस्ट है, डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, हमारे नोज़ में चले जाते हैं तो हमें छींक आने लग जाती है, चेस्ट के लंग से रिलेटेड दिक्कत होने लग जाती है, ब्रोंकाइटिस होने लग जाता है। वैसे ही पोलन ग्रेन भी छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, और कोई इनहेल करके उनके नाक में चले जाए, तो मतलब तुम पोलन ग्रेन को कैसे देखते हो, येलो कलर पाउडर होता है वो। किसी मेल रिप्रोडक्टिव और एंथर को लो, हाथ पर टैप करो तो येलो कलर का पाउडर आ जाएगा, वो ये एंथर है, बहुत छोटे होते हैं वो। तो अगर कोई इनहेल कर लेगा तो नोज़ में आराम से एंटर कर जाएंगे, तो उससे छींक वगैरह स्नीजिंग वगैरह हो सकती है। कई लोगों को एलर्जी भी होती है, ठीक है। और अस्थमा वाले पेशेंट से तो इसको बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए, प्लांट्स वगैरह से, प्लांट्स के मतलब फ्लावर वाले ऐसी चीज़ों से जो अगर वो इनहेल कर लेंगे तो उनकी ब्लॉकेज चालू हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो पोलन ग्रेन है यार, ये मेल सेक्स सेल है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक फ्लावर ने मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी रिप्रोडक्शन ना हो, तो हम क्या करते हैं, मेल सेक्स सेल को संभाल के रख लेते हैं बाद के लिए, ठीक है। तो बाद के लिए अगर हम संभाल के रखते हैं तो पोलन ग्रेन को संभाल के रखने के लिए एक बात याद रखना, हमेशा रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस में। किसमें रखा जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके। इससे होता क्या है, इससे होता मतलब बहुत ठंडा, -196 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है। इससे होता ये है कि जो पोलन ग्रेन जैसे इसमें आप डिप करोगे तो अपने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रोक देता है, और रोकने के वजह से वो क्या नाम है, एक तरह से तुम बोल सकते हो डेथ की तरफ नहीं जाता, ठीक है। फिर उससे जब निकाल लोगे तो अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दोबारा चालू कर देगा, और जब आपको रिप्रोडक्शन करना है तो उसको निकालो, उसका यूज़ करो, ऐसा कुछ है। पता है समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और अब भी मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, दोबारा उसी चार्ट पे ले चलता हूँ, ठीक है। ये रहा, तो हमने पोजीशन और स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। थीका, लोब और पोलन सैक। पोलन सैक का मतलब एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन हो। सैक का मतलब पैकेट होता है, ठीक है। सैक का मतलब क्या है, पैकेट। तो पोलन ग्रेन जिसमें होंगे उसको वो उसका पैकेट, दैट इज एंथर, ठीक है। हमने 4 लेयर्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। डिहाइसेंस के बारे में बात कर ली हमने। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब मेल सेक्स सेल बनने का प्रोसेस, ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ लिया, लेयर्स, इंटाइन, एक्साइन, ठीक है। वेजिटेटिव जनरेटिव सेल के बारे में पढ़ लिया, यूजेस के बारे में पढ़ लिया, स्टोरेज कैसे की जाती है, -196 डिग्री सेल्सियस, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म, मतलब प्री वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। तो हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये रहा मतलब ये जो जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल में बताता है, देखो वेजिटेटिव सेल ने ज़्यादा जगह ले रखी है, जनरेटिव वाले ने कम जगह ले रखी है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लगभग सेम चीज़ें दोबारा। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है यार, थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है का मतलब क्या है कि ये चीज़ें थोड़ी सी डिटेल्ड आने लग जाती है, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि थोड़ा सा इलॉन्गेटेड है और इसके अंदर चीज़ें भी ज़्यादा समझ नहीं होती हैं, इसीलिए। तो सबसे पहले मेगास्पोर इन सब के बारे में बात करते हैं। मेगावर्ड तो तुम्हें पता ही है, मेगा के बारे में बताया था अभी, दैट इज़ फीमेल, ठीक। चलो बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ पता है यार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि इसके अंदर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, गाइनोशियम बोलते हैं। याद करने का सिंपल सा तरीका पता है क्या है, गाइने, गाइने मतलब फीमेल डॉक्टर, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइनोशियम, उसका दूसरा अपने आप ही हो गया मेल एंड्रोशियम, ठीक है। छोड़ो, गाइनोशियम जो होता है इसको पिस्टिल भी बोला जाता है और कार्पेल भी बोला जाता है। लेकिन ये बना किससे होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा वो जगह जहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिरेगा, स्टाइल वो जगह जहाँ से पोलन ग्रेन होते हुए जाएगा, और ओवरी वो जगह जहाँ पे एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होगी, और फीमेल सेक्स सेल जहाँ पे रखा हुआ होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बनाया था, ये वो स्टिग्मा, स्टाइल और ये हो गया बल्ज स्पॉट, ओवेरी, क्लियर। तो स्टिग्मा हो गया ये ओवरी हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, और स्टाइल ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है सुनना आप जरा ध्यान से। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अंदर ना रखा हुआ होता है एक रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, ओव्यूल,
ठीक है, फीमेल सेक्स सेल। लेकिन ओव्यूल जो होता है ना वो ऐसे ही नहीं रखा होता कि कहीं से भी किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट कर दी जाए, ऐसे नहीं होता। वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ रखा हुआ होता है, और प्रॉपर अरेंजमेंट जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। आप समझना जरा ध्यान से, प्रॉपर जो अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरीके से होती है। मैं दोबारा बना रहा हूँ, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ठीक है। इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ होता है, ठीक है। मैं अलग पेन से बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो वो रखा हुआ होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके की अरेंजमेंट से रखा हुआ होता है। अब इस अरेंजमेंट को मैं डिटेल में यहाँ पे बनाऊंगा, ये रहा फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल की अरेंजमेंट है ना बहुत यूनिक तरीके की होती है अलग अलग प्लांट्स के अंदर। लेकिन जो सबसे फेमस जो अरेंजमेंट है, जो सबसे कॉमन तरीका है, उसको क्या कहते हैं पता है? वो वाला कौन सा तरीका? वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। वो क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल। अब तुम बोलोगे एनाट्रोपस ओव्यूल भैया समझ नहीं आया, तो पहले मैं तुम्हें एनाट्रोपस ओव्यूल बना के दिखा देता हूँ, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इससे अलग क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सुनो, तो तुम्हें बेसिकली बात यह है अभी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक ओव्यूल रखा हुआ है जिसके अंदर सेक्स सेल रखा हुआ है जो एक्चुअल में फर्टिलाइज करता है। ये पूरा येलो का जो बना रखा है ये फर्टिलाइज नहीं करता, जो डार्क येलो बना रखा है वो फर्टिलाइज करता है एक्चुअल में। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो अरेंजमेंट है वो हमें वो समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें पता लगा फ्लावर, फ्लावर से आए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी से हम अंदर जा रहे हैं ओव्यूल के पास, फिर जाएंगे सेक्स सेल के पास, ठीक है। तो अभी हम ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल जो होता है वो नीचे देखो बेस से टच्ड है, यहाँ पे देखो अटैच्ड है, ये है कि नहीं? नीचे अटैच्ड है, इसलिए वहां से ही शुरू करेंगे और इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये यहाँ पे अटैच्ड है और यहाँ पर ये जो अटैच है यहाँ से इसकी अरेंजमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है और ये रही। कुछ ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मल्टी लेयर्स होती हैं, ये रही, क्या था क्लियर? और यहाँ पर अंदर रखा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, वो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, सॉरी ऑर्गन नहीं सेल, ठीक है। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर? अब हम नाम रखेंगे इनके, नेमिंग करेंगे इनकी, ठीक है। सुनना सबसे पहली बात, जहाँ पे अटैच्ड होता है ध्यान से समझना, जहाँ पे अटैच्ड होता है और ये ऊपर का जो पार्ट है, चलो मैं पहले तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने दिखाई दिया तुम्हें, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तुम्हें कैसा दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। एक चीज़ और समझना, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है तो मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, तो मैं यही चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो अटैच्ड वाला पार्ट है, ठीक है, अच्छा पेन चेंज है, अटैच्ड वाला जो पार्ट है, पेन चेंज कर लेते हैं, ये रहा वो अटैच वाला पार्ट, ठीक है। ये और ये वो अटैच वाला पार्ट में देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये रहा और ये रहा, क्लियर है? इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अब समझना जरा ध्यान से, अब मैं नेमिंग करता हूँ, ठीक। तो जो अटैच वाला पार्ट है, जो यहाँ पे जिसको अटैच कर रहा है उसका नाम क्या है? इसका नाम है फनिकल। क्या नाम है इसका? फनिकल। समझ में आया पहला पॉइंट? जहाँ से मूव मुड़ता है, जहाँ से मूव करता है, ठीक है, उस पार्ट का नाम है हाइलम। क्या नाम है उसका? हाइलम। फनिकल और हाइलम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? आगे सुनो, ये ओपनिंग दिखाई दे रही है तुम्हें, देखो मैंने बहुत नैरो ओपनिंग बनाई है और ऐसे ही होती है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टी लेयर बना के ना बिल्कुल नैरो ओपनिंग हो जाती है ये जो नैरो ओपनिंग है इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है तुम्हें। इस नैरो ओपनिंग का नाम है माइक्रोपाइल, या फिर माइक्रोपाइल एंड भी बोल सकते हो, इसका नाम है माइक्रोपाइल एंड, क्लियर? इस ओपनिंग के ठीक अपोजिट देखोगे तो क्लोज्ड है ना, इसको कहते हैं छलाजल एंड। इसको क्या कहते हैं? छलाजल एंड। तो एक हो गया माइक्रोपाइल एंड, एक हो गया छलाजल एंड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ये जो फोल्डिंग्स है, ठीक है, इनको कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इसको क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? एक चीज और याद रखो, इसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिशन रखा हुआ है, ठीक है। इनके अंदर क्या रखा हुआ है? न्यूट्रिशन रखा हुआ है, ठीक है। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन रखा हुआ है दोनों तरफ, ताकि ये इसको, ये जो फीमेल सेक्स है इसको न्यूट्रिशन देते रहे, क्योंकि जैसे मेल सेक्स को न्यूट्रिशन चाहिए इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि सेल है। तो ये जो न्यूट्रिशन रखा हुआ होता है बीच में, इसको कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? न्यूसेलस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रखा हुआ है ये तो है ही एग सेल या फिर ओव्यूल,
ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, अब मैं तुम्हें ये सारे नेमिंग तो हो गई, अब मैं तुम्हें बेसिकली बता सकता हूँ कि एनाट्रोपस ऑफ व्हील का मतलब क्या। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो फनिकल है ना यार, फनिकल और जो माइक्रोपाइल ओपनिंग है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे में है कि नहीं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को एनाट्रोपस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, कभी कभी कुछ अरेंजमेंट कुछ ऐसी भी होती है, जैसे कि ऐसे करके अरेंजमेंट है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ डायरेक्ट है, नीचे अटैच है और ऊपर ही ओपनिंग है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, और भी बहुत सारे तरीके के हैं, ठीक है। तो उनके अलग अलग नाम है, लेकिन जो सबसे फेमस कॉमन जो है प्लांट्स के अंदर वो एनाट्रोपस ऑफ व्हील है। हम इसलिए एनाट्रोपस ऑफ व्हील की बात कर रहे हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाट्रोपस ऑफ व्हील। इससे अब आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि जो फीमेल सेक्स सेल है ये कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, क्या नाम है, मेगास्पोरोजेनेसिस की, क्योंकि मेल सेक्स सेल बनने का प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल सेक्स सेल बनने का प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। लेकिन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता था, मेल सेक्स सेल जब बनता था वो बहुत ईजी था। सबसे पहले आया पॉलन मदर सेल, पॉलर मदर सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू से पॉलर मदर सेल, पॉलर मदर सेल ने मियोसिस करा, 1 से 4 बना दिए, चारों में डिहाइड्रेशन हो गया, चारों अलग बन गए और चारों पॉलन गेन बन गए। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इतनी ईजी काम नहीं चलता। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करनी पड़ती है, मेहनत, बनने में भी और हमारे समझने में भी, ठीक है। तो ये रहा एनाट्रोपस ऑफ व्हील यार, ठीक है। एम्ब्रायोसैक बोल लो, उसको कुछ भी बोलो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये रहा एम्ब्रायोसैक। न्यूट्रिशन के लिए न्यूसेलस हो गया, इंटेगुमेंट इनर एंड आउटर, ठीक है। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये इनर और आउटर इंटेगुमेंट तुम खुद बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी हो गया और ये भी, जैसे ये इंटेगुमेंट्स है ना, तो ये भी इंटेगुमेंट हो गया। तो ये एक इनर हो गया, सॉरी एक आउटर हो गया, एक इनर हो गया। तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनने का प्रोसेस। ये रहा डायग्राम, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो इसको अपने तरीके से समझते हैं, वो ये रहा, ठीक है। नाम है, मतलब टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या नाम है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर? मेगा का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर बनने का प्रोसेस, इट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। सुनो, देखो एक चीज़ याद करो, जब हम पहले पढ़ रहे थे तो सबसे पहले बनता था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिमाग लगाना। पहले क्या होता था, सबसे पहले आता था मदर सेल, तो पॉलन गेन बनाना होता था पॉलन मदर सेल, होता था कि नहीं। इस बार ऑव्यूल मतलब एक्सेल बनाना तो एक्सेल मदर सेल, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस से ही टर्म चल रहा है तो हम इसलिए बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है? मेगास्पोर बनाना है मतलब मेल सेक्स सेल बनाना है, सॉरी फीमेल सेक्स सेल बनाना है। मेगास्पोर मतलब फीमेल सेक्स सेल, माइक्रोस्पोर मतलब मेल सेक्स सेल। तो वहां पे भी बोल सकते थे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते थे, यहाँ पे हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। लेकिन वहाँ पे पॉलर मदर सेल क्यों बोला, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन दोनों की शॉर्ट फॉर्म ना एमएमसी हो जाती, तो कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए वहाँ पे पॉलर मदर सेल बोल दिया। वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हो आप, लेकिन शॉर्ट अगर एमएमसी अगर आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का शॉर्ट फॉर्म से एमएमसी हम यहाँ पे बोलते हैं, तो टीचर के दिमाग में आएगा मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी का शॉर्ट। समझ में आ गया? तो अगर आप फुल फॉर्म लिख रहे हो माइक्रोस्पोर मदर सेल तो सही है, एमएमसी मत लिखना, क्योंकि एमएमसी लिखोगे तो सीधा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आएगा टीचर को। फीमेल के लिए आप लिख सकते हो मेगास्पोर मदर सेल लिखो चाहे एमएमसी लिखो, वो क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, मेगास्पोर मदर सेल आता है, क्योंकि मदर ही तो बनाती है सब कुछ यार। मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये मदर सेल है तो उसकी प्लॉइडी डबल होगी। क्लियर? अब जब सेक्स सेल बनाना होता है तो सबसे पहले कौन एंटर, माइटोसिस होता है कि मियोसिस होता है? अनडाउटेडली मियोसिस होता है। तो ये सेल क्या दिखाता है, मियोसिस दिखाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये समझना। जैसे मियोसिस दिखाता है तो 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं। कितने स्पोर बनते हैं? 4 मेगा स्पोर बनते हैं। ऑब्वियसली बात 1 से 4 बनते हैं, और यहीं पे आ जाता है अंतर। पॉलन ग्रेन होता है तो 1 से 4 बनते, चारों झुंड में होते, थोड़ा सा अलग अलग होके फिर 4 पॉलन ग्रेन बन जाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कहानी। यहाँ पे डिफरेंट कहानी क्या है कि 4 पॉलन मेगास्पोर में से असलियत में पता है क्या होता है दोस्तों, बहुत बुरा होता है, और वो ये होता है कि जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो 1 मेगास्पोर होता है वो अलग हो जाता है। और जो 3 जो एक साथ अलग होते हैं वो क्या होते हैं, वो डीजनरेट कर जाते हैं। वो क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं दोस्तों। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर? तो यहाँ पर इसकी कहानी क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर इसकी कहानी हो जाती है खत्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? बहुत बुरा हुआ,
लेकिन इनकी कहानी ख़त्म हो गई। अब एक ही से आगे कहानी चलती है, और जो ये एक है ये आगे जाके क्या करता है, अब ये एक ही है तो अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये रहा इसका मतलब बाहर का आउटर शेल, और ये रहा इसका एक न्यूक्लियस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर? एक सेल एक न्यूक्लियस। ये कहता है कि भाई मैं अकेले तो कुछ काम कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो और भी लोग चाहिए सारे काम करने के लिए, इसीलिए ये अपना नंबर बढ़ाता है। अब खुद सोचो, सेक्स सेल तो बन चुका है, क्योंकि सेक्स सेल बनाने के लिए चाहिए होता है मियोसिस, लेकिन नंबर बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है? माइटोसिस, है ना? ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, ठीक है? ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके अभी आगे बढ़ेगा। अब सुनो, इसके अंदर पास क्या है? एक न्यूक्लियस है ना? इसके पास क्या? एक मेगास्पोर है। ये एक न्यूक्लियस वाला है, लेकिन माइटोसिस करते ही क्या हो जाएगा? दो न्यूक्लियस वाला हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर? फिर ये दोबारा माइटोसिस करता है, नंबर दोबारा बढ़ाना है इसको और हमेशा डबल होती है चीज, तो एक से दो हुई है तो दो से कितनी होंगी? चार, तो चार न्यूक्लियस हो जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर कुछ अब ऐसा दिखाई देता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और अब ये एक बार और माइटोसिस करता है, ठीक है? एक बार और माइटोसिस करता है, तो पहली बार माइटोसिस करा, सेकेंड टाइम माइटोसिस करा, और ये थर्ड टाइम माइटोसिस करता है, लास्ट है ये। और जैसे ये माइटोसिस करता है तो अब क्या बन जाता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, क्योंकि एक से दो बने थे, दो से चार बने थे, तो चार से कितने बनेंगे? आठ। ये रहे आठ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक से दो, दो से चार, चार से आठ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? अब ये जो आठ बने हैं ये इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। अब ये जो आठ बने हैं इनके साथ क्या होगा, अब मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन ये तुम्हें स्टेज समझ में आ जानी चाहिए कि मेगास्पोर मदर सेल ने, अगर एक मेगास्पोर मदर सेल था मान लो, तो मियोसिस करके चार बनाता है, ये एन है प्लॉइडी, ठीक है? अब सबकी प्लॉइडी एन ही चलेगी, ये बात याद रखना, ठीक है? तो एन वाली प्लॉइडी चलती है, उनमें चार बने, चारों में से तीन डीजनरेट कर जाते हैं, लेकिन एक ही सर्वाइव करता है, और यहाँ से आगे बढ़ती है कहानी, ठीक है? वो तीन बार माइटोसिस करता है, तो सेल आउटर एक ही है, लेकिन अंदर 8 न्यूक्लियस बन चुके, तीन बार माइटोसिस, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? एक चीज़ और समझोगे, यहाँ पर एक टर्म आता है, एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है यहाँ पर, और उस टर्म का नाम पता है क्या है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि खुद सोचो, सिर्फ एक स्पोर से इसने सब कुछ बना दिया, सिर्फ एक स्पोर से इसने सब कुछ बना दिया, इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है? क्योंकि एक स्पोर से इसने पूरी डेवलपमेंट दिखाई, इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। लेकिन अभी ये ऐसा नहीं दिखाई देगा। अब ये अपने आप को कैसे अरेंज करेगा? अब ये बन चुका है, लेकिन अपने आप को अरेंज तो करेगा। घर में अगर आपको सामान ले आते हो तो ऐसे थोड़ी जहाँ पे रख दिया वहीं पे रख दिया, अब आप उसको अरेंज करते हो ताकि वो अच्छे से दिखे और सब कुछ सही से मैनेजमेंट हो, तो भी अपने आप को अरेंज करेगा अगले पेज पर। मैं अगले पेज पे दिखा रहा हूँ उसे, ठीक है? तो सुनना, अभी ये कैसा दिखाई दे रहा था? अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा था दोस्तों, ठीक है? देखना, अभी ये दिखाई दे रहा था कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने आप को क्या करेगा? ये अरेंज करेगा। और कैसे अरेंज करेगा? तो देखना, ये है आउटर शेल, मतलब ये जो आउटर बना रहे थे हम अभी, ठीक है? ये रहा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, ठीक है? अब इसमें से आउटर में से दिमाग लगाना जरा ध्यान से, आउटर कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी आउटर के अंदर 8 हो गए। ये 8 के अंदर अब ये क्या करेगा? अपने आप को अरेंज करेगा, ठीक है? अब अपने आप को जब ये अरेंज करेगा तो यहाँ पर अरेंजमेंट में होता ही है कि जो तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अभी तुम देखोगे तो एक घर के अंदर 8 भाई रहते हैं। एक घर के अंदर कितने भाई रहते हैं? 8। मान लो फॉर एग्जाम्पल उन 8 भाइयों में से 2 भाइयों के पास पैसा आ गया, क्लियर? तो वो क्या करते हैं, उसी घर, अब इतना पैसा भी नहीं आया कि नया घर खरीद सके, लेकिन इतना पैसा आ गया कि अपना ये रूम बना सकते हैं, तो इसलिए 2 भाई क्या करते हैं, अंदर ही अंदर 2 रूम अपने अपने सेपरेट बना लेते हैं, ठीक है? एक भाई ये रहा, एक भाई ये रहा, क्लियर? कितने भाई बचे अभी? 6। कुछ दिन बाद एक और भाई के पास कुछ पैसा आ जाता है,
वो यहाँ पे इनके साइड में एक और घर बना लेता है, रूम बना लेता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कितने भाई बचे हैं? 5। अब उन 5 में से भी 3 भाइयों के पास और पैसा आ जाता है, वो भी क्या करते हैं, दूसरी साइड अपने अपने 3 रूम बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे भी, ऊपर भी 3 भाई हैं, नीचे भी 3 भाई हैं, लेकिन दोनों की अरेंजमेंट अलग है ताकि तुम्हें दूर से पता लग जाए कौन सी साइड कौन सी है, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, बचे 2 भाई, उन 2 भाइयों के पास अभी तक पैसा नहीं आया, इसलिए वो दोनों बरामदे में पड़े रहते हैं, बीच में पड़े रहते हैं, और यहाँ पर ये दोनों, ये भाई ये रहे। तो अगर तुम देखोगे अभी टोटल 8 भाई हैं, ठीक है, और ये अरेंजमेंट ऐसी हो गई है। और अब जो बनकर तैयार हुआ है इसको दोस्तों कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। असलियत में ये है फीमेल सेक्स सेल, जो असलियत में क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में, सॉरी फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। ये है स्टेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इनके नाम रखते हैं, ठीक है, ताकि देख के पता लगे कि कौन सी साइड कौन सी है। तो इसीलिए ध्यान से समझना, ये जो तुम्हें नीचे दिखाई दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये जो तुम्हें नीचे दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है सिनर्जिड्स। क्या बोला जाता है इनको? सिनर्जिड्स। ठीक है, ये जो तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहे हैं 3, इनका नाम है एंटीपोडाल्स। इनका नाम क्या है? एंटीपोडाल्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये जो तुम्हें बीच में 2 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनका नाम है पोलर न्यूक्लियाई, या फिर इनको सेंट्रल सेल भी बोला जाता है। ठीक, पोलर न्यूक्लियाई बोलो या सेंट्रल सेल बोलो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद अब जो बात आती है वो है, मतलब पोलर न्यूक्लियाई का मतलब है, एक तरह से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल ये 2 भाई हैं, मिलकर अगर ये बाउंड्री बना लें तो सेल हो जाएगा, तो इसलिए उसका नाम सेंट्रल सेल हो जाएगा, वरना 2 न्यूक्लियस है उनका नाम पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखना है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों। ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। फिर उसके बाद आती है बात इसकी, ये एक्चुअल सेल है जो फर्टिलाइजेशन करेगा, और इसका नाम है एक्चुअल में एग सेल। तो ये है फीमेल गैमेटोफाइट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये यहाँ तक अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बता दो यार। ठीक है, तो सारे नाम मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक छोटी सी अरेंजमेंट भी होती है, जिसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पे एक छोटी सी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है। ये जो ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूँ इसको क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। बेसिकली इसका नाम, काम क्या है वो मैं बता देता हूँ। काम इसका ये कि जब मेल सेक्स सेल आएगा ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसको डायरेक्शन दिखाता है कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, ऐसे करके डायरेक्शन बताता है। ठीक है, बस इसका इतना ही काम है। तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यार। ठीक है, इस स्टेज को क्या बोला जाता है? इस स्टेज का एक नाम रखा जाता है, इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। खुद देख लो चाहे तो, है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि 7 सेल क्यों है? 3 ऊपर 3 नीचे 1 बीच में, 7 सेल, 3 3 6 और 1 7, और न्यूक्लियस लेकिन 8 है। ठीक है, भाई कितने? 8, लेकिन कमरे कितने हैं? 7, क्योंकि 2 भाई एक ही कमरा शेयर कर रहे हैं बीच में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज, और यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कहानी। ठीक है, समझना जरा ध्यान से, कहाँ तक थे हम? हाँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो ये रहा। ठीक, ये रहा छलाजा लैंड। अच्छा ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, तुम्हें याद होगा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया था। तो ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, अब इस पर ध्यान देना। ये जो मैंने बनाया है इसकी छलाजल वाली साइड है और ये माइक्रोपाइल वाली साइड है। ठीक है, और ये जो बनाया है ना ये भी ऐसी बनाया है, एंटीपोडल छलाजल वाली साइड पर, इसलिए मैंने बोला दोनों तरफ 3 3 ही है, लेकिन देख के पता लग जाए कि कौन सी साइड किधर की तरफ है, इसलिए ऐसा बनाना पड़ता है अलग अलग। ठीक है, तो एंटीपोडल्स वाली जो साइड होती है वो छलाजल साइड होती है, छलाजल एंड, और ये वाली जो साइड होती है माइक्रोपाइल साइड होती है। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस बात का ध्यान रखना है बस। ठीक है, बाकी सब मैंने नाम बता दिए। पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग सेल, सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म अपैरेटस, माइक्रोपाइल साइड, छलाजल साइड, एंटीपोडल्स, सारे नाम हो गए। पक्का क्लियर? अब मेल सेक्स सेल बन गया, फीमेल सेक्स सेल बन गया, मेल ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, फीमेल ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? पॉलिनेशन के बारे में, कि भाई मेल सेक्स सेल बनकर तैयार है, फीमेल सेक्स सेल बनकर तैयार है, तो मेल सेक्स सेल को पहुंचाओ तो फीमेल तक। तो इसे टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम? पॉलिनेशन। ठीक है, पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फ्लो चार्ट था उसमें देख लो हमने सब कुछ पढ़ लिया कि नहीं, ये रहा। ठीक है,
पोजीशन पढ़ लिया, एनाट्रोपिस ओव्यूल पढ़ लिया। एपोकार्पस सिनकार्पस का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। जो कार्पेल है ना, मान लो फॉर एग्जांपल एक फ्लावर के पास 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो निकल सकते हैं कई सारे, ताकि पॉलन ग्रेन कहीं पे तो आगे गिरे, इसलिए। तो अगर वो अलग अलग हैं सारे के सारे तो उसको बोलते हैं एपो, ठीक है। लेकिन अगर वो सारे जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं सिन, सिन का सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो इसका नाम है बस, ठीक है। बाकी लेयर्स के बारे में तुम्हें बता दिया, ओव्यूल के बारे में तुम्हें बता दिया, स्ट्रक्चर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल कैसे होता है, फीमेल सेक्सल कैसे बनते हैं बता दिया, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फाइनल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है ये भी पढ़ लिया, स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया, फाइनल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है मतलब इसकी बात चल रही है, ठीक है। अब बात आती है कि ये दोनों चीज़ें पहुंचाई कैसे जाएं। अब बात करेंगे हम पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है यार, ठीक। देखो ब्रॉड लेवल पे डिवाइड किया जाए तो पॉलिनेशन 2 तरीके का है, एक है सेल्फ और एक है क्रॉस। मान लो फॉर एग्जांपल एक ही प्लांट है, उसके एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर पे दोनों ऑर्गन है, मेल भी है फीमेल भी है, तो उस क्या नाम है सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फ्लावर मेल फ्लावर अलग जगह है, फीमेल अलग है, तो दोनों को ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब मेल को ट्रैवल करना पड़ेगा फीमेल तक, तो उसको बोलते हैं क्रॉस, ठीक है। ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ऑब्वियस सी बात, वेरिएशन जिसमें आती है उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो इवोल्यूशन लाता है, तो इसी एडवांसमेंट लेकर आता है, तो इसलिए क्रॉस ज़्यादा प्रेफरेबल है। बाकी सेल्फ और क्रॉस 2 ब्रॉड डिवीजन है, उनके अंदर की डिवीजन को डिवाइड करके टोटल 3 कैटेगरी बनाई गई है, एक ऑटोगैमी, एक जिटोनोगैमी और एक जिनोगैमी, ये मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते हुए आएंगे हम, ठीक। तो सुनना, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, लेकिन सबसे पहले वर्ड आता है पॉलिनेशन का मतलब क्या है। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम, कहां पे रखा होता है मेल गैमेट, एंथर पर, फ्रॉम एंथर पहुंचाना कहां है, टू स्टिग्मा। ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मेल गैमेट बोलो या पॉलन ग्रेन बोलो, तुम्हारी मर्जी है। ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड या फिर इज पॉलिनेशन, इज कॉल्ड या इज नॉन एज पॉलिनेशन। पक्का क्लियर। ये 3 तरीके का है, एक ऑटोगैमी, एक जिटोनोगैमी और एक जिनोगैमी, ठीक है। एक ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जिनोगैमी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोगैमी की। देखो ऑटोगैमी क्या होता है असलियत में, तो मैं इसका संधि विच्छेद किया जाए तो असलियत में क्या होता है, ऑटो का होता है सेल्फ और गैमी का मतलब होता है असलियत में इंग्लिश टर्म्स में मैरिज, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो ऑटोगैमी का मतलब है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो इसीलिए सेम प्लांट होता है एंड सेम फ्लावर होता है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फ्लावर भी सेम है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेसिकली, तो उसी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक ही फ्लावर पर एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों आपस में ही फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, इसको कहते हैं ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। यहां पर ना 2 तरीके के फ्लावर निकल कर आते हैं यार, यहाँ पे 2 तरीके के फ्लावर होते हैं। कुछ फ्लावर होते हैं चेस्मोगैमस, कुछ फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस। कुछ होते हैं चेस्मोगैमस और कुछ होते हैं क्लिस्टोगैमस। दोबारा बोलता हूं मैं, ठीक है। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर सेम प्लांट सब कुछ सेम, ठीक है। एक ही फ्लावर है, उसी पे मेल है उसी पे फीमेल है। चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, कई सारे फ्लावर्स तुमने देखे होंगे यार, उनका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना वो साफ साफ विजिबल होता है, उसको कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, जिसमें आप देखते के साथ बता दोगे कि मेल ये दिख रहा फीमेल ये दिख रहा। पक्का क्लियर। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं दैट इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस, जिनका वो जो ढके हुए होते हैं, मतलब उनका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर है, ढका हुआ है, आपको फ्लावर को ओपन करना पड़ेगा, डैमेज करना पड़ेगा देखने के लिए। क्लियर है बात। अब ये बात बताई क्यों जा रही है, क्योंकि खुद सोचो चेस्मोगैमस फ्लावर अगर ओपन है तो इस पे खुद प्लांट का जो पॉलन है ना वो खुद तो गिर ही सकता है, लेकिन बाहर से भी तो आ सकता है, इसको कहते हैं कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन के चांसेस है इसके अंदर, बिल्कुल है। लेकिन क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड है, उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करेगा उसका खुद का ही पॉलन ग्रेन होगा, क्योंकि बाहर से तो आ नहीं सकता पॉलन ग्रेन, क्योंकि वो ढका हुआ है। समझ में आ गया। लेकिन इस तरीके के रिप्रोडक्शन चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस इसके अंदर वेरिएशन नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि ऑटोगैमी के टाइप्स है। हाँ वो बात लगा कि तुम बोलोगे चेस्मोगैमस ओपन है, बाहर से कोई आजा फर्टिलाइज करते तो सही टाइप का भी होना चाहिए पहली बात तो, लेकिन हाँ उसके रेयर चांसेस है, लेकिन फिर भी हो तो सकता ही है, लेकिन फिर भी ऑटोगैमी में डाला गया ये, जिसके अंदर वेरिएशन आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं और कम से कम हो जाते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। पक्का क्लियर है। आगे सुनो। सेकेंड टाइप आती है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में क्या होता है, सेम प्लांट होता है यार, प्लांट क्या होता है, सेम होता है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। इस बार फ्लावर क्या है दोस्तों, अलग है। मतलब प्लांट एक ही है,
प्लांट तो एक ही है, लेकिन मेल फ्लावर बिल्कुल अलग है और फीमेल फ्लावर बिल्कुल अलग है, तो अब ट्रैवल तो करना पड़ेगा, लेकिन प्लांट एक ही है। तो इसके अंदर भी ये एक तरह से क्रॉस का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा आने के चांसेस अभी भी कम है, क्योंकि सेम प्लांट सेम कंडीशन में ग्रो कर रहा होगा, तो दोनों को सेम ही कंडीशन मिल रही होगी, तो ज़्यादा कुछ वेरिएशन आ नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट ऐसे है। ज़्यादा क्लियर हो गया? आगे सुनो। थर्ड, जिनोगैमी। जिनोगैमी इज अ प्योर क्रॉस क्या नाम है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसके अंदर प्लांट भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्लांट ही अलग है, तो क्या नाम है, फ्लावर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके अंदर क्या नाम है, नई वेरिएशन आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का क्लियर है? आगे सुनो। अब आते हैं किस पर, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पर। यार एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, दिमाग लगाओ। ठीक है, तो मैं पीडीएफ बनाते हुए जा रहा हूँ, जो मैं लिखते हुए जा रहा हूँ चीज़ें, ये तुम्हें वही पिछले वीडियोज़ की तरह डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ही होगा इन सब का। ये पीडीएफ सीधा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे अगर तुमने सब्सक्राइब किया हुआ तो डायरेक्ट ही मिल जाएगी तुम्हें, वैसे भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, वरना तुम्हारे को लिंक से सीधा वो ग्रुप में सीधा ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक, आगे सुनना, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं? ठीक है, बार बार याद रखना, हम एनसीईआरटी को टारगेट कर रहे हैं पूरा, बोर्ड्स के हिसाब से खत्म होने चाहिए, बोर्ड्स के हिसाब से चीज़ें। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, इसको दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। अब एजेंट्स दो तरीके के होते हैं यार। एजेंट्स कितने तरीके के होते हैं? दो। कौन कौन से दो एजेंट्स हैं? एक है एबायोटिक एजेंट्स, मतलब नॉन लिविंग एक तरह से, और एक होते हैं बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में दो आते हैं, एनिमल एयर एंड वाटर। बेसिकली ये क्या हो गया, नॉन लिविंग चीज़ें हो गई। ठीक है, एबायोटिक और नॉन लिविंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम नॉर्मल टर्म से बात कर रहे हैं। तो एयर और वाटर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बायोटिक में क्या आ गया, बायोटिक में सारे आ गए, फ्लाइज, ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स, मतलब जो भी सांस लेता है वो सब। खुद ह्यूमंस, हम भी तो कभी कभी क्या करते हैं, चलते फिरते क्या करते हैं, हाथ मारते हुए जाते हैं और पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हुए जा रहे हैं, है कि नहीं? हवा और पानी सबसे कॉमन है। ठीक है, अब जो हवा और पानी के अंदर, अब जो ये फ्लावर्स होते हैं ना यार, जिनको पता होता है कि उनको एयर से पॉलिनेशन करना है या फिर वाटर से पॉलिनेशन करना है या फिर बायोटिक से पॉलिनेशन करना है, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके फ्लावर्स को भी पता होती है बात, इसलिए वो जो फ्लावर्स की जो डेवलपमेंट होती है ओवर द फ्यूचर, वो इसी हिसाब से होती है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि फ्लावर है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एबायोटिक रिप्रोडक्शन करने वाला है, उस फ्लावर को अगर तुम देखोगे ना तो उसको कोई खुशबू भी नहीं आएगी, वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देता होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार किसी को अट्रैक्ट तो करना नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन किसको चाहिए, जो चाहता है कि फ्लाइज वगैरह आए और उसके लिए पॉलिनेशन करें, तो उसको अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन इनको कोई ऐसा मतलब ही नहीं है, हवा और वाटर को ऐसा कुछ तो पता नहीं है, स्मेल क्या होती है, क्या होता है, इसलिए वो उनको तो अपना काम करना है, अपना काम करेंगे और काम करते हुए निकल जाएंगे। इसीलिए एयर और वाटर के जो फ्लावर्स होते हैं ज़्यादातर तुम देखोगे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते, स्मेल भी अच्छी नहीं देते। और दूसरी तरफ इनके जो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा होते हैं उनकी अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, खुद सोचो एक फ्लावर से क्या नाम है, पॉलन ग्रेन्स एयर से निकले, अब वो ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं हवा के थ्रू, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके गिरेगा ही गिरेगा, इसके कितने कम चांसेस है ना? इसलिए जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं इस रिप्रोडक्शन में बहुत सारे होते हैं, ताकि बहुत सारे लाखों करोड़ों में से कोई एक पॉलन ग्रेन तो हो जो स्टिग्मा पे जाके गिर जाए। इसीलिए चांसेस बढ़ाने के लिए पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। और दूसरी तरफ उनको हवा के थ्रू ट्रैवल करना है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी होते हैं, ताकि क्योंकि भारी होंगे तो गिर जाएंगे, हवा के साथ ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा हल्के और फैदरी होते हैं। दूसरी तरफ स्टिग्मा जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, ताकि पॉलन ग्रेन जैसे आए टच हो तो आगे ना निकल जाए, टच हो तो चिपक ही जाए। सोचो कितना दिमाग लगाया है कि नहीं? दूसरी तरफ वाटर है, वाटर के फ्लावर भी कुछ ऐसे होते हैं। अब वाटर की पॉलिनेशन भी दो तरीके का होता है, ये भी याद रखना। देखो कुछ मान लो फॉर एग्जांपल पानी का सरफेस है, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं पानी में रहने वाले जिनका जो फ्लावर मेल फ्लावर है वो ऊपर की तरफ होता है, तो याद रखना ये वाटर से पॉलिनेशन नहीं करता। वाटर से पॉलिनेशन वही प्लांट करता है, वही फ्लावर करता है जिसका फ्लावर का सरफेस बिल्कुल पानी के लेवल पे हो, ताकि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे उस पे पानी में जाके गिरे तो उसके स्टिग्मा पे टच हो। जब ये हवा में है यार तो ये पानी से तो मतलब ही नहीं है इसका,
है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अब एक चीज़ याद रखो, जो पानी के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं तो पॉलिनेशन तो पानी में गिर गया, अब वो ट्रैवल करते हुए जाएगा, लेकिन अगर वो गीला हो जाएगा तो भारी भी हो जाएगा, ये भी एक दिक्कत है। इस दिक्कत से बचने के लिए पॉलन ग्रेन ने क्या करा, पानी से रिप्रोडक्शन जो करते हैं उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दी जिसको कहते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग। इसको क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें लिख तो सकता नहीं हूँ ना मैं, इसलिए तुम्हें समझना पड़ेगा। म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्या होती है बेसिकली, म्यूसिलेजिनस कवरिंग का मतलब होता है एक ऐसी कवरिंग जो वैक्सी लेयर की कवरिंग है। अब पॉलन ग्रेन के ऊपर अगर ये कवरिंग है तो पानी में जितना मर्जी डिप कर लो गीला होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें वैक्सी लेयर है, वैक्स इज अ हाइड्रोफोबिक, है कि नहीं, जिसकी वजह से वो हल्का रहता है और आराम से फ्लोट करते हुए जाता है। क्लियर। दूसरी तरफ चाहे फ्लाई, बर्ड, एनिमल, ह्यूमन कुछ भी है, ये क्या करते हैं भाई, इनको अट्रैक्शन फील करती है। अब ये जब फ्लावर अट्रैक्टिव दिखाई देगा तभी तो हम उसकी तरफ जाएंगे, फ्लाइज उसकी तरफ जाएंगी। एक और चीज़, इनको बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, ये काम का अपना तो हवा तो बहनी ही है, पानी तो चलना ही है, ऐसा तो होना ही है, तो इसलिए बदले में कुछ नहीं लेते। लेकिन ये फ्लावर के पास तभी जाएंगे जब फ्लावर इनको क्या दे, वापसी में रिवॉर्ड्स दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, अब समझना जरा ध्यान से, फ्लावर इनको क्या दे, रिवॉर्ड दे। ठीक, अब रिवॉर्ड की कहानी क्या है, रिवॉर्ड के बदले में ये बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए, पहली बार में तो ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि खुद सोचो तुम्हारे पड़ोस में रेस्टोरेंट खुला तो वो अच्छा दिखता होगा, उसके तो फोटो अच्छी आती है तो पहली बार में तुम चले जाओगे, लेकिन खाना बेकार होगा तो फोटो तो एक बार खींच गई ना, दोबारा थोड़ी जाओगे, खाना अच्छा होगा तो बार बार जाओगे। इसीलिए जो फ्लावर्स होते हैं वो यहाँ पे अट्रैक्टिव तो होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन से वो एक या दो बार बुला सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन बार बार बुलाने के लिए उनको क्या चाहिए, रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और उनको रिवॉर्ड भी देना पड़ता है। ठीक है, अब अट्रैक्शन का तो तुम्हें सिंपल समझ में आ रहा है कि कलरफुल ब्राइट, बिल्कुल वो उसके पेटल्स एप्पल हो जाएंगे जिससे कि वो अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड की बात हम डिटेल में करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, कई सारी तरीके की फ्लाइज, लगभग सारी, बटरफ्लाई, हनी बी, ये वगैरह वगैरह सब। ठीक है, बर्ड्स के अंदर हमिंग बर्ड आ गया और बाकी जो भी बर्ड्स हैं छोटे। ठीक है, एनिमल्स के अंदर सारे एनिमल्स आ गए, यहाँ तक कि बैट वगैरह भी आ गए। ठीक है, और ह्यूमंस में हम आ गए, पक्का क्लियर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रिवॉर्ड्स की बात करें यार, तो रिवॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं इसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहला रिवॉर्ड तो खुद ही नेक्टर है। प्लांट्स अपने नेक्टर को ऐसी पोजीशन पे रखते हैं ताकि मेल और फीमेल दोनों, ताकि जब वो क्या नाम है फ्लाई आए नेक्टर को चूसने, तो वो ऐसी जगह पे बैठे ताकि उसकी बॉडी पे पॉलिनेशन चिपक जाए, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो ऐसी जगह पे बैठे ताकि पॉलिनेशन उसके स्टिग्मा पे आके गिरे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो नेक्टर एक तरीके का रिवॉर्ड है, वो नेक्टर लेने आता है, बदले में उसको पॉलिनेशन चिपका दिए जाते हैं, और जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बैठेगा तो पॉलिनेशन वहाँ पे आके गिर जाएंगे। तुम बोलोगे भैया ऐसा तो हो ही नहीं, मतलब ऐसे कितने कम चांसेस है कि वो बैठे चिपक जाए और जहाँ पे गिरना है वहीं पे जाके बैठे अगली बार, ऑब्वियस बात है नहीं है। इसलिए पॉलिनेशन बहुत सारे रिलीज होते हैं, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, है ना। 10th क्लास में पढ़ा होगा ये बात कि मेल सेक्सल्स हमेशा ज़्यादा इन नंबर होते हैं क्योंकि उनको ट्रैवल करना होता है। दूसरा रिवॉर्ड अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, खुद पॉलन ग्रेन। कई सारे फ्लाइज ऐसे होते हैं कि पॉलन ग्रेन को ही खाने आते हैं। अब पॉलन ग्रेन को खाने आएंगे तो उनकी बॉडी पे भी तो पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, तो वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो पॉलन ग्रेन खुद अपने आप में क्या है, एक तरीके का रिवॉर्ड है। एक रिवॉर्ड है शेल्टर यार। देखो, शेल्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर मान लो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, ठीक है, किसी बर्ड, ज़्यादातर बर्ड्स फॉलो करते हैं ये। मान लो फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, उसको अपने बेबीज़ के लिए शेल्टर चाहिए, अपने एग्स के लिए शेल्टर चाहिए, तो कैसे मैनेज करेगा, तो वो यही करता है, बदले में पॉलिनेशन करता है। कई सारे फ्लावर्स, जैसे ये प्लांट फ्लावर है युक्का, 6 फीट का फ्लावर है भाई साहब वो, तो वो अपने आप को कैसे अरेंज करा, इसी तरीके से अरेंज करा। उसके अंदर 6 फीट का फ्लावर, मतलब उसके अंदर जगह बहुत सारी है, तो बर्ड्स को अकोमोडेट करने में मदद करता है ताकि वो अंदर बैठें और बदले में पॉलिनेशन कर दें। कुछ सेंट्रल अमेरिका के वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर्स भी देखेंगे जो स्पेसिफिक टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरीके का रिवॉर्ड ही है वो भी, जो क्या करते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि उन फ्लावर्स को, उन बर्ड्स फ्लाइज को थोड़ी हेल्प और ज़्यादा मिल सके, तो वो बार बार आएंगे तो पॉलिनेशन करेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है पॉलिनेशन के रिवॉर्ड्स जो आफ्टर पॉलिनेशन मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा सारा पॉइंट। ऑटोकेमी, जिटोनोकेमी, जिनोकेमी समझा दिया तुम्हें, बायोटिक या बायोटिक फैक्टर समझा दिया तुम्हें, नेक्टर, पॉलन ग्रेन, शेल्टर, टेम्परेचर के बारे में बता दिया। ठीक है, अब ये है नया टॉपिक आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब मैं ये बताऊंगा, फिर इसके बाद ये खत्म। क्लियर। सुनो, अब देखो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला कि यार प्लांट जो है ना वो ये चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिले। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा, मतलब समझो जरा ध्यान से, क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए जरूरी है यार क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन उसके अंदर वेरिएशन आती है। तो ओवर द इवोल्यूशन जब प्लांट्स को ये बात समझ में आई ना, तो उन्होंने बोला कि यार ये बात तो सच है, क्रॉस पॉलिनेशन तो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू क्या नाम है सेल्फ पॉलिनेशन।
तो हमने बोला यार अब क्रॉस पॉलिनेशन को अगर बढ़ावा देना है तो प्लांट ने क्या करा, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे तरीके यूज़ करे। लेकिन अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब समझ लो। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है कि प्लांट जब सेल्फ रिप्रोडक्शन करता रहता है ना यार, सेल्फ पॉलिनेशन बार बार करता रहता है, तो उसके अंदर होने लग जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि अगर सेम स्पीशीज बार बार रिप्रोडक्शन करती रहेगी आपस में तो वो आगे जाके दिक्कत करेगी। जैसे ह्यूमन के अंदर भी तुम कंटेक्ट समझ सकते हो कि अगर फैमिलीज में शादी होती है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर मतलब जो पहले चैप्टर करा था जेनेटिक्स का एक चैप्टर, उसमें था ना हीमोफीलिया, रॉयल डिजीज। क्यों? क्योंकि वो फैमिली में ही शादी कर रहे थे, तो एक बार इंट्रोड्यूस हो गई बीमारी तो फैमिली में रन करते हुए जा रही है बार बार, है ना। इसलिए देखा जाता है कि ज़्यादातर जब इंडियन हिंदुइज्म में जब शादी होती है तो देखा जाता है कि क्या नाम है, गोत्र मैच नहीं होने चाहिए, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो गोत्र मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब सेम लीनियज से आते हैं, और सेम लीनियज से आने का मतलब है उनके पास कोई वेरिएशन नहीं होगी, तो ज़ाइगोट को बीमारी हो सकती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये एक रीज़न है। तो वहाँ से अगर तुम समझ सकते हो तो यही रीज़न है कि जब सेल्फ पॉलिनेशन होने लग जाएगा तो बार बार धीरे धीरे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ने लग जाएगा। आगे जाके जो फ्लावर या प्लांट जो डेवलप होंगे वो बहुत बेकार क्वालिटी के होंगे। इसीलिए धीरे धीरे इसीलिए क्या करा जाता है कि जितने ज़्यादा क्या नाम है अलग अलग वेरिएशन लाई जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होगा, अपनी अपनी दोनों अपनी वेरिएशन लेकर आएंगे, जिससे ज़ाइगोट के सर्वाइवल के चांसेस और इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है? आगे सुनो, ठीक है। अवॉइडिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब प्लांट्स को जब ये बात पता लगी कि यार सेल्फ पॉलिनेशन से तो दिक्कत हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो उन्होंने क्या करे, कई सारे तरीके यूज़ करे। ठीक, सबसे पहला तरीका जो उन्होंने यूज़ करा, सिंक्रोनाइजेशन का अलग टाइम करना। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है, सिंक्रोनाइजेशन को अलग करना। सिंक्रोनाइजेशन अलग करने का मतलब ये है कि प्लांट ने क्या करा, उनको पता था कि जब पोलन ग्रेन, जब तक स्टिग्मा तैयार होता तब पोलन ग्रेन आके गिर जाना चाहिए, और पोलन ग्रेन जैसे गिरेगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। उन्होंने यही दिमाग लगाया। उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनको पता लगा कि स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन इस टाइम पर आता है तो उन्होंने स्टिग्मा को तैयार ही नहीं करा, है कि नहीं। अब स्टिग्मा तैयार ही नहीं है और पोलन ग्रेन आ गया तो पोलन ग्रेन को क्या पता लगा कि भाई स्टिग्मा तो तैयार ही नहीं, फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। दोबारा समझ में आया कि नहीं आया। और कभी कभी वो स्टिग्मा को पहले ही तैयार कर देते, पहले ही मैच्योर कर देते, और जब पोलन ग्रेन आता था वो कहता था वो लेट हो गया। तो सिंक्रोनाइजेशन टाइम जो है वो अलग कर दिया। इससे क्या हुआ, फायदा हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कहने का मतलब ये है कि मेल सेक्स सेल और फीमेल ऑर्गन को अलग अलग टाइम पे मैच्योर करता था, क्योंकि एक ही फ्लावर के पार्ट है, वो दोनों कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मेल सेक्स सेल को जब तैयार करता था फीमेल को तैयार नहीं करता, फीमेल को तैयार करता तो मेल को तैयार नहीं करता था। सिंक्रोनाइजेशन टाइम दोनों का अलग कर दिया, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन रुक गई। दूसरा है डिफरेंट हाइट्स। खुद सोचो, जब हमने फ्लावर बनाया था तो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल यहाँ पर हुआ करता था, इससे ऊपर। अब मेल से अगर पोलन ग्रेन होकर बस्ट होकर गिरेगा तो यहीं पे तो गिरेगा, मतलब इधर उधर गिरेगा, लेकिन वहाँ पे भी तो गिरेगा। लेकिन अगर मेल सेक्स सेल को अगर हम इसकी हाइट चेंज कर दें, अगर हम मेल सेक्स सेल की क्या कर दें, हाइट को थोड़ा सा नीचे कर दें, तो इसके फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, थोड़े से कम हो जाएंगे। अब यहाँ से इधर जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि नहीं। अब ऊपर जाके पोलन ग्रेन को गिराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ से भी सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ चांसेस क्या हो गए, कम हो गए, है ना। कितना बढ़िया है, ठीक है। तीसरा तरीका है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का बनाना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बनाने लग गए। उन्होंने बोला कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन तब होता है ना जब एक ही फ्लावर पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, हम बनाएंगे ही नहीं, हम बनाएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो मेल ऑर्गन या तो सिर्फ फीमेल ऑर्गन वाला फ्लावर। जब फ्लावर ही एक ही ऑर्गन होगा, उसके अंदर एक ही मेल या सिर्फ फीमेल ही होगा, तो बात ही अलग है। तब तो फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन तो एक टाइम मतलब सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। चाहे प्लांट सेम हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट चाहे मेल वाला हो, प्लांट सेम हो, मतलब एक फ्लावर मेल है और दूसरा फ्लावर फीमेल है, तभी थोड़ी बहुत तो वेरिएशन आएगी, पहले से तो थोड़ी ज़्यादा वेरिएशन ही आएगी। तो इसलिए उन्होंने फ्लावर ही अलग कर दिए कि मैं सिर्फ 5 मेल फ्लावर उगाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पे सिर्फ फीमेल फ्लावर उगाऊंगा, है कि नहीं। लेकिन मान लो इनमें से कोई सा भी तरीका नहीं चल पाया, तो प्लांट ने क्या डिसाइड करा कि भाई रिप्रोडक्शन करना ही नहीं है, कुछ भी कर लो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो मान लो फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन सेम फ्लावर से आके गिर गया सेम टाइम, बढ़िया टाइम पर एकदम जब पॉलिनेशन हो सकती है, तो प्लांट ने ही रिजेक्ट कर दिया कि भाई रिप्रोडक्शन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सेल्फ पॉलिनेशन करना ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो आगे जाके प्लांट की जो क्वालिटी होती जा रही है वो खराब होती जा रही है, एक टाइम पर आकर ये खत्म हो जाएगा और इसकी स्पीशीज ही खत्म हो सकती है। इसलिए उन्होंने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के नाम पर सेल्फ पॉलिनेशन करना ही छोड़ दिया। कितना बढ़िया तरीका है। तो या तो सिंक्रोनाइजेशन टाइम अलग कर दो, या हाइट अलग कर दो, ठीक है, या फिर क्या नाम है यूनिसेक्सुअल फ्लावर ग्रो कराने लग जाओ, या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इन 4 तरीकों से प्लांट ने क्या करना चालू करा, प्लांट ने सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चालू करा, जैसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना चालू करा, और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना चालू करा ताकि वेरिएशन हो और अच्छी तरीके से एडवांसमेंट हो।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? खत्म। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो ये है सेल्फ एंड क्रॉस और ये सारी कहानी है। यहाँ तक समझ में आ गया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये था पॉलिनेशन की कहानी। सारी पॉलिनेशन की कहानी तुम्हें समझा दी गई है यार। ठीक है, रिवॉर्ड्स के बारे में भी बता दिया। ठीक, रिवॉर्ड्स यहाँ पर थे। अब आता है, अब हमारा प्री फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया यार। तुम्हें याद होगा प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने जब पढ़ा था, तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था ये रहा। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम पढ़ रहे थे ये कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ लिया। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद अब किस पे आ गए हम? फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे आ गए। अब क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ये रहा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दूसरा नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्यों? पॉलन ग्रेन और पिस्टिल पे आके गिरेगा तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का इंट्रो, राइट टाइप, रॉन्ग टाइप। चलो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। तो सुनो, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये स्टिग्मा है यार दोस्तों। ठीक है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, और जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पर आके गिरा। ठीक है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरा, पॉलिनेशन हो चुका है, तो पॉलन ग्रेन आके गिर चुका है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब ये चाहे 2 सेल्ड स्टेज में आया हो, पॉलन ग्रेन वाला पढ़ा याद होगा, चाहे 3 सेल्ड स्टेज में आया हो, लेकिन पॉलन ग्रेन जैसे आगे गिरेगा तो सबसे पहले देखा जाता है कि ये राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनो, देखो यार, जरूरी थोड़ी है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंगो का फ्लावर है, ठीक है, और मैंगो का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेक्स सेल है, और फीमेल पे जाके गिर रहा है, तो मेल मैंगो का ही गिरेगा और मैंगो के ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे जाके गिरेगा। ऐसा तो कोई जरूरी कहीं लिखा नहीं है। तो राइट टाइप और रॉन्ग टाइप की कहानी बहुत आती है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल पॉलन ग्रेन अगर आके गिरा और जो पॉलन ग्रेन है वो सही क्या नाम है, मान लो फॉर एग्जांपल जो स्टिग्मा है वो मैंगो का है और जो पॉलन ग्रेन आके गिरा मान लो फॉर एग्जांपल पोमीग्रेनेट का है, तो रॉन्ग टाइप है। तो पॉलन ग्रेन आके जैसे गिरेगा तो स्टिग्मा और स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में क्या चलता है? केमिकल डायलॉग चलता है। जब भी कोई पॉलन ग्रेन आके गिरता है स्टिग्मा के ऊपर तो उनके बीच में क्या चलता है? केमिकल डायलॉग चलता है। और भाई क्या हाल चाल? ऐसा नहीं, केमिकल डायलॉग वो केमिकली एक दूसरे को रिकग्नाइज करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, इनोजिटोल हो गया, मैग्नीशियम आयंस हो गए, ठीक है, या फिर बहुत सारे और कंपाउंड्स हो गए। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कई सारे तरीके के शुगर सब्सटेंस हो गए, तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके राइट टाइप का है, रॉन्ग टाइप का। तो मान लो फॉर एग्जांपल पॉलन ग्रेन जो आगे गिरा वो डिफरेंट फ्लावर का है, डिफरेंट प्लांट का है, और आगे गिर गया, तो जैसे ही स्टिग्मा को डिटेक्ट करेगा, स्टिग्मा बोलेगा तो इससे केमिकल कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं पा रहा मेरा, इसका मतलब रॉन्ग टाइप है, और पॉलन ग्रेन को वो अंदर आने नहीं देगा, और पॉलन ग्रेन वहीं पे पड़ा सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अब हम ये कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई, इसके आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है तो क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन में लीड करेगा। अब कैसे होगा वो काम, तो वो समझो। तो सुनो, पॉलन ग्रेन जैसे आगे यहाँ पे स्टिग्मा पे आगे गिरता है तो पॉलन ग्रेन आगे जाके डेवलपमेंट दिखाएगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन आगे क्या करेगा? डेवलपमेंट दिखाएगा। ठीक, पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा आइडेंटिफाई करेगा कि अरे ये तो सही बंदा है, मतलब अपना ही पॉलन ग्रेन है, तो स्टिग्मा क्या करेगा? ओपन कर देगा एरिया और पॉलन ग्रेन अपने लिए रास्ता बनाएगा। एक बात याद रखना, पॉलन ग्रेन को जाना है ओव्यूल के पास, मतलब फीमेल सेक्स सेल के पास, यहाँ पर है वो, यहाँ से इसको यहाँ पर आना है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा कि आओ भाई आप आओ, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलन ग्रेन अपना रास्ता खुद बनाता है, ये बात याद रखना। तो पॉलन ग्रेन को बस रास्ता ओपन कर दिया यहाँ से, जैसे ही ओपन होगा रास्ता तो अपना रास्ता खुद बनाएगा, और अपना रास्ता खुद बनाते समय क्या करेगा? अब एक चीज़ और सुनो, दिमाग लगाना, कि जो पॉलन ग्रेन का जो रास्ता होता है उसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो स्टाइल से होते हुए आएगी, तो स्टाइल एरिया से होते हुए जब वो आती है तो यहाँ से एंटर करती है। कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि भैया ये ऊपर से डायरेक्ट क्यों नहीं चला गया? क्योंकि तुम्हें याद होगा ऊपर की तरफ क्या था? छलाजल एंड, और छलाजल एंड क्लोज्ड था भाई, याद आ रहा है? नीचे से ओपनिंग थी एक जहाँ पर इसके पास जा सकते थे, डेट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड, वहाँ पे ओपनिंग थी, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन को एंटर करना ज़्यादा आसान होता है ना। कई सारे प्लांट्स के अंदर ऊपर से भी पेनिट्रेट करके हो जाता है, लेकिन उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है और एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं? माइक्रोपाइल से थोड़ा सा घूम के जाते हैं, ये बात याद रहेगी। तो इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये जो आई है इसका नाम क्या है? पॉलन ट्यूब। ठीक, अब एक चीज याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि पॉलन ग्रेन या तो 2 सेल्ड स्टेज में जाता है तो 3 सेल्ड स्टेज में जाता है। अब देखो पॉलन ग्रेन अगर 2 सेल्ड स्टेज में गया है, दिमाग लगाना, तो 2 सेल्ड स्टेज से वो इस पॉलन ट्यूब में ट्रेवल करते 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 3 सेल का बनेगा। और अगर वो पहले से ही 3 सेल्ड स्टेज में आया है तो अंदर वो 3 सेल्ड का ही रहेगा। उन 3 सेल्ड में से 2 जनरेटिव होते थे और एक वेजिटेटिव होता था। जनरेटिव नाम से समझ में आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन के लिए आ रहे हैं, और जनरेटिव जो वेजिटेटिव जो न्यूट्रिशन के लिए आ रहा था, और न्यूट्रिशन की जरूरत यहाँ तक ही है।
क्योंकि अंदर तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो अपना काम अपने आप संभालेगा। तो यहाँ तक आते आते जनरेटिव क्या नाम है वेजिटेटिव खत्म हो जाता है, बचते हैं जनरेटिव के 2 सेल। ठीक, अब जो जनरेटिव के 2 बचे हैं मैं तुम्हें दिखा देता हूँ स्टेज के थ्रू कि यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ऐसे है तो 1 2 3 ऐसे हैं ये, लेकिन यहाँ पर आते 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 क्या होता है 2 जनरेटिव रह जाते हैं, 1 वेजिटेटिव खत्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी मैं डिटेल बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, इसकी क्या बना रहा हूँ डिटेल। तो तुम्हें याद होगा ये कैसा दिखाई देता था, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। एक 2 3 4 5 6 7 8 याद है, याद आ रहा है। ठीक है, अब पोलन ग्रेन भी आ गया। कितने पोलन ग्रेन के कितने पार्ट हैं 2, एक जनरेटिव दूसरा जनरेटिव, है कि नहीं है भाई, सही बात है। अब तुम्हें याद होगा यहाँ पे एक और चीज़ बनाई थी मैंने जो डायरेक्शन बताती थी, क्या नाम था उसका, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस की मदद से ये अंदर एंटर कर जाएंगे, वो सब छोड़ो। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए देखो यार, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर काम की क्या क्या चीज़ें हैं ये समझना। देखो इसके अंदर काम की जो चीज़ है ना वो ये है एग सेल और ये है पोलर न्यूक्लियाई, बस यही इंपॉर्टेंट है। एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई काम के हैं, बाकी सारे सब वेस्ट है। नीचे 2 सिनर्जिड्स, ऊपर 3 एंटीपोडाल, सब वेस्ट है, इनका कोई जरूरत नहीं है। काम किससे, एग सेल से। ठीक है, तो मैं ये एग सेल लिख रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं येलो से लिखता हूँ। ठीक है, यह है एग सेल, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी चीज़ बनेगी उसको मैं वाइट से लिखूंगा। ठीक है, और ये है पोलर न्यूक्लियाई। अब तुम अगर दिमाग लगाओगे तो फर्टिलाइजेशन हुई थी, ठीक है याद है फर्टिलाइजेशन हुई थी। जब फर्टिलाइजेशन हुई थी, इंपॉर्टेंट समझना, जब फर्टिलाइजेशन हुई थी तो सॉरी फर्टिलाइजेशन कह रहा हूँ, जब फीमेल सेक्स सेल बना था तो मियोसिस हुई थी। मियोसिस में जो भी सेल बना था वो एन प्लॉइडी वाला बना था, लेकिन उसके बाद माइटोसिस हुई थी तो प्लॉइडी तो सेम ही रहेगी क्योंकि माइटोसिस तो नंबर चेंज करता नहीं है प्लॉइडी का। तो सारे ही ये एन 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 सारे ही एन है। तो एग सेल भी क्या है, एन प्लॉइडी का है, और पोलर न्यूक्लियाई भी क्या है, एन प्लॉइडी का है। लेकिन पोलर न्यूक्लियाई को मैं 2n क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 एक साथ है। समझ में आ रहा है, पोलर न्यूक्लियाई को n क्यों 2n क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 एक साथ है और ये फर्टिलाइज भी एक साथ ही करते हैं, इसलिए पोलर न्यूक्लियाई 2n होता है। क्लियर। ये सेक्स सेल मेल सेक्स सेल है, तो ये भी सेक्स सेल मतलब मियोसिस से बने हैं, तो ये भी क्या होंगे, nn होंगे। ये भी n है और ये भी n है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आराम से सोच लो। दोनों क्या है, n n है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर तुम ध्यान से समझोगे तो अब होता ये है कि मेल सेक्स सेल ट्रेवल करता है, ठीक है। अब एक इससे फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है, एक किससे फर्टिलाइज करेगा, इससे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक इससे फर्टिलाइज करेगा और जो एक ये वाला है ये इससे फर्टिलाइज करेगा, ठीक। जैसे ही इससे फर्टिलाइज करता है दोस्तों, एक इससे फर्टिलाइज करता है तो ये पता है क्या बनाता है, ये बनाता है सीड। बेसिकली ये बनाता है जाइगोट, और जाइगोट क्या होता है, प्लांट के अंदर सीड होता है, तो ये बनाता है। और इसकी प्लॉइडी क्या होगी, n + n 2n। तो ये बेसिकली क्या बन जाता है दोस्तों, जाइगोट बन जाता है। दोबारा साइकिल लिख रहा हूँ, सीड बन जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और सीड इज अ जाइगोट, जाइगोट की प्लॉइडी 2n होनी चाहिए, और लॉजिकली देख लो है भी। क्लियर है बात। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वो नाम लिख देता है और बोलता है इनको प्लॉइडी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, या फिर इनकी प्लॉइडी लिखो n 2n, या फिर अभी एक आएगा 3n, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। आप सुनो, लेकिन अभी तो एक बचा हुआ है। ये जो एक बचा हुआ है ये किससे फर्टिलाइज करता है, पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज। और ये क्या बनाता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बनाता है जिसका नाम है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, इसका नाम क्या है, एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। और अगर तुम्हें लॉजिक बताऊं मैं, तो ये n है, ये 2n है, तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 3n। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड, है ना। ये हैप्लॉइड हो गए, ये डिप्लॉइड हो गया, ये ट्रिप्लॉइड हो गया। इसीलिए एक चीज और समझो, यहां पर एक साथ 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रही है और 2 चीजें बन रही हैं, एक जाइगोट बन रहा है, एक एंडोस्पर्म बन रहा है। इसलिए इस पूरे टॉपिक का नाम हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। एक साथ एक साइकिल के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी है तो।
क्लियर। अभी जो डबल फर्टिलाइजेशन से जो चीज़ें बनी है, सुनना, इसको होता है पोलर, क्या नाम है इसका नाम, अगर तुम देखोगे तो पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। मैं वो सब कहानी नहीं कर रहा, पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके डिवाइड करके सीधा सीधा एंडोस्पर्म बनता है, तो वो डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बना ये और एक बना ये। अब तुम बोलोगे दो तीन चीज़ें क्यों बनी है, तो सुनो, अब जो फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट आया है, मतलब जो सीड आया, अब ऐसा तो नहीं सीड आते के साथ तुम जमीन में दबा दोगे, अभी जस्ट बना प्लांट के साथ जस्ट तुम उससे निकालोगे जमीन में दबा दोगे, उसको जमीन से न्यूट्रिशन मिलने लगेगा, ऐसा तो नहीं है भाई। जमीन में आप दबाओगे तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन उसमें अभी जब बनाए और वहां तक जाने में भी टाइम है, इसलिए प्लांट अपना क्या करता है, खुद जुगाड़ बना के आता है कि भाई जब तक मेरे को जमीन में नहीं दबाते, क्योंकि जमीन में दबाने के बाद वहां से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, लेकिन जब तक नहीं करते तब तक तो जिंदा रहना है, तब तक ये अपना खाना खुद बना के लाता है, उसको कहते हैं एंडोस्पर्म। सीड इतना सा है और ये रहा एंडोस्पर्म। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो सीड जो है डेट इज जाइगोट अपना एंडोस्पर्म मतलब खाना को खाएगा और ये धीरे 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 बड़ा होता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि एंडोस्पर्म पूरा खत्म। कभी कभी एंडोस्पर्म रह भी जाता है कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर, लेकिन खत्म हो गया। अब अगर आपने इसको जमीन में नहीं दबाया तो अब ये मर जाएगा, क्योंकि इसका अपना जो बचा हुआ खाना था टिफिन वाला वो खत्म हो चुका है। क्लियर। तो ये एक तरीका है जिसमें मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया ये बनता है, तो ये बन गया फर्टिलाइजेशन हो गया। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, डेट इज जाइगोट। जाइगोट से सीड बनने का प्रोसेस बहुत दूर है अभी, लेकिन जाइगोट बन गया है। और जो जाइगोट बना है ना दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जाइगोट बन गया। और अब जाइगोट की स्टेजेस से धीरे 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 जाइगोट से सीड कैसे बनेगा अब हम ये बताएंगे। खुद सोचो, जैसे मेल और फीमेल सेक्सुअल फर्टिलाइज करते हो जाइगोट बनता है, तो 9 मंथ्स लगते हैं ना बेबी बनने में, तो ये जो सीड बनने का जो प्रोसेस है इसमें भी तो टाइम लगेगा, हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ तक इसको अब मतलब जो अब स्टेज पढ़ेंगे वो कहलाएगी एम्ब्रायो डेवलपमेंट, लेकिन ये कैसे होता है अब तुम्हें ये समझना है। अब तुम यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो, ठीक है, आराम से सोच लो कि यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो ये बहुत इजी है यार ठीक है, आराम से सोचो, ठीक। अब समझना जरा ध्यान से। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे ये रहा, ठीक है। राइट टाइप रॉन्ग टाइप बता दिया, फर्टिलाइजेशन का इंट्रो बता दिया, कंप्लीट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो बता दिया, डबल फर्टिलाइजेशन, एक से दो फर्टिलाइजेशन और इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन, स्टेजेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन ये मैं बताऊंगा अभी। वैसे ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, स्टेजेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन ये क्या नाम है उसका पार्ट है, लेकिन फिर भी अगर मतलब इस यहाँ पे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ये भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें स्टेजेस के बारे में बताऊंगा, तो स्टेजेस के बारे में बताने का मतलब क्या है, अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलो ये 2 टर्म बचे, चलो इसके बाद यहीं पे बता देता हूँ, फिर बाद में कन्फ्यूजन होगी यार, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, बैगिंग और मैस्कुलेशन, ठीक है। पहले मैस्कुलेशन समझो, मैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अब प्लांट इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग तो चल रहा है, लेकिन इवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस। अब मैं चाहता हूं कि ये प्लांट सेल्फ रिप्रोडक्शन ना करे, ठीक है, या फिर मैं कभी कभी ये चाहता हूँ कि ये प्लांट रिप्रोडक्शन ही ना करे। मान लो किसी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो फ्लावर जो फर्टिलाइजेशन होती है उससे जो सीड बनते हैं बेकार क्वालिटी के बनते हैं, इसका मतलब फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खराब है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो इसका पॉलिनेशन निकलेगा और फर्टिलाइज कर देगा, तो फ्लावर और को भी खराब कर देगा। तो हम फॉरसेप की मदद से क्या करते हैं, क्लिप्स की मदद से क्या करते हैं, उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको जिससे कंटामिनेशन बच सके, इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। दूसरी तरफ अगर फीमेल के साथ ऐसा करना है तो फीमेल को हम हटा तो सकते नहीं, क्योंकि अगर उसको हटा ही दोगे तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ना हटाकर उसको ढक देते हैं ताकि कोई फालतू का पॉलन ग्रेन उसको आगे फर्टिलाइज ना कर दे। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है हमने जो मतलब आर्टिफिशियली या तो बनाया है या फिर हमने कोई बढ़िया प्लांट से क्या नाम है उसको सिलेक्ट करा है ना, अच्छी क्वालिटी का होगा, इसीलिए तो हम खुद उसको डालेंगे और खुद जाके उसके क्या नाम है डेवलपमेंट दिखाएंगे, ठीक। लेकिन अगर हमने उसको ओपन छोड़ दिया किसी भी और पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज हो गया तो कंटामिनेशन से बचाने के लिए फीमेल फ्लावर को क्या करते हैं, ढक देते हैं, ठीक है, मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं। लेकिन फीमेल की बात आती है तो उसको ढक देते हैं, ढकते किससे, बटर पेपर वगैरह से ढक देते हैं। उस प्रोसेस का नाम है बैगिंग। क्लियर, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब मैं आर्टिफिशियली करना चाहता हूँ ये काम, ठीक। चलो आ गया समझ में, फर्टिलाइजेशन ये रही स्टेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब हो रही होती है तो पॉलन ग्रेन आगे गिरे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, उनमें से कोई एक ने पॉलन ट्यूब बनाई और वो यहाँ से एंटर कर गया। जैसे ही वो एंटर करता है तो पॉलन न्यूक्लियाई और किससे फर्टिलाइज करेगा, सिनर्जिड्स का कोई मतलब नहीं है, एंटीपोडाल्स का कोई मतलब नहीं है, एग सेल का काम है और क्या नाम है पॉलन न्यूक्लियाई का काम है। एग सेल से बनता है सीड, पॉलन न्यूक्लियाई से बनता है एंडोस्पर्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब सीड क्या नाम है जाइगोट जब बन जाता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट धीरे धीरे स्टेज दिखाएगा क्योंकि जाइगोट इज अ वन साइड स्टेज। अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 करते 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 अब वो पूरा सीड बनना चाहता है तो उसकी स्टेजेस भी फॉलो अप होंगी। तो वो स्टेजेस ये रही,
ठीक है। तो जैसे फर्टिलाइज होता है तो ऊपर के एंटीबॉडीज डीजनरेट, क्योंकि इनकी कोई जरूरत नहीं है, डीजनरेट हो गए, है कि नहीं भाई, उसकी जरूरत थोड़ी है अब, तो डीजनरेट हो गए, नीचे वाले एंटीबॉडीज डीजनरेट हो गए, बचा क्या जो अभी मतलब एंडोस्पर्म बना है वो, और जो मेनली मतलब जो सेल बने हैं वो। अब एंडोस्पर्म तो अपना अलग बैठ जाएगा क्योंकि उसको वो तो न्यूट्रिशन है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन देता रहेगा, लेकिन असलियत में डिवाइड किसको करना है, सेल को करना है, जो जाइगोट बना है। जाइगोट अब अपनी स्टेजेस दिखाता है, सबसे पहले इस स्टेज में आता है, इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज, ये रही ग्लोब्यूलर स्टेज, ठीक है, यह है ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर स्टेज वो स्टेज है जिसके अंदर डेवलपमेंट आगे जाके होगी, इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। क्लियर, स्ट्रक्चर का डायग्राम याद रखो तब तुम्हें नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा और एडवांसमेंट दिखाता है, इसको कहते हैं हार्ट शेप्ड स्टेज। हार्ट शेप्ड स्टेज का मतलब है कुछ इस तरीके से हार्ट शेप्ड स्टेज हो गई है और आगे ऊपर सस्पेंसर है, ठीक है, इसको सस्पेंसर कहते हैं, ये जो बन रहे हैं सस्पेंसर, ये सस्पेंसर है। हार्ट शेप के बाद आता है एक और स्टेज आती है, वो क्या है टॉर्पेडो स्टेज कहते हैं, थोड़ी सी और एडवांसमेंट है। लेकिन उसके बाद फाइनल स्टेज जो आती है इसको मैच्योर स्टेज कहते हैं, वो ये रही। इस मैच्योर स्टेज के अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें इसके अंदर रेडिकल और प्लूम्यूल भी दिखाई देंगे, और ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो सारी चीजें दिखाई देंगी। तो रेडिकल और प्लूम्यूल क्या है, तो ये जब पूरी तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, अब वो पूरी तरह से सीड बन चुका है भाई। अब इस सीड को आप आगे जाके यूज कर सकते हो। और जो रेडिकल और प्लूम्यूल है क्या करते हैं, ये तुम्हें पता होगा, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। प्लूम्यूल जमीन के नीचे जब आता है तो वो प्लूम्यूल शूट बनाता है और रेडिकल रूट बनाता है। अब ये सीड बिल्कुल मतलब ये स्टेज आने के बाद बेसिकली तैयार है प्लांट, क्या नाम है, जमीन में दबा के उसमें से प्लांट निकालने के लिए, मतलब जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल सीड तैयार है अब, ठीक है। ये फाइनल स्टेज है। अब इसके अंदर भी स्टेजेस आ सकती हैं, लेकिन हम अब आगे जाके डिटेल में एम्ब्रायो डेवलपमेंट में बात करेंगे, ठीक है। तो ये है एम्ब्रायो डेवलपमेंट की स्टेजेस, ये मैंने तुम्हें बता दिए यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मतलब कमेंट्स में डाल दो, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। खत्म होने वाला है चैप्टर अब, सॉरी ये रहा, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया सब कुछ, ठीक है। हमने स्टेज पढ़ ली एम्ब्रायो डेवलपमेंट की, ठीक है। तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बारे में तुम्हें बता दिया, एम्ब्रायो अलग अलग शेप बता दी तुम्हें, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करूंगा मैं, ठीक। एंडोस्पर्म क्या करता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। अब एक चीज़ और समझो, एंडोस्पर्म मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कभी कभी किसी में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जैसे कि पी प्लांट के अंदर, मतलब सीड बनते बनते अपने आप को मैच्योर करते करते क्या करता है एंडोस्पर्म जो होता है, तो सीड मैच्योर करता जा रहा है, एंडोस्पर्म को खा के बिल्कुल खत्म कर देता है, एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, ठीक। किसी किसी जैसे पी प्लांट के अंदर, किसी किसी के अंदर क्या होता है, बच जाता है, जैसे कि कैस्टर वगैरह, ठीक है। इनके अंदर कैस्टर कोकोनट के अंदर वो बच जाता है, परसिस्ट रहता है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनसे दो वर्ड निकल कर आते हैं, अगर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, एंडोस्पर्म बच जाए और क्या नाम है, एंडोस्पर्म मतलब सीड बिल्कुल बन चुका है फिर भी एंडोस्पर्म बच गया, तो उसको कहते हैं एल्ब्यूमिनस प्लांट्स, उनको क्या कहते हैं, या फिर एल्ब्यूमिनस सीड बोल लो, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर क्या नाम है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जैसे कि क्या नाम है पी प्लांट के अंदर, ग्राउंड नट के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस प्लांट्स। याद रहेगी ये बात। एक और चीज़ है, तुम्हें याद होगा एक्सेल को, जो फीमेल सेक्स सेल था, फीमेल सेक्स सेल के चारों तरफ जो न्यूट्रिशन उसको देते थे, जैसे मेल सेक्स सेल के अंदर उसको देते थे टेप्टम, लेकिन जब फीमेल सेक्स सेल की बात आती है तो उसको देते थे न्यूसेलस। तो कभी कभी क्या होता है, न्यूसेलस भी परसिस्ट रह जाता है, कभी कभी क्या होता है न्यूसेलस भी रह जाता है। तो न्यूसेलस अगर रह जाता है तो उसको बोलते हैं मतलब एज अ रेमनेंट बोलते हैं, मतलब रेमनेंट का मतलब अगर वो रह जाता है तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, तो उस पर आप फील कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल काली मिर्च है, काली मिर्च को अगर आप पकड़ोगे तो उसके छोटे 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 बाहर की तरफ आउट ग्रोथ होती है, जिसको टच करते ही पता लग जाता है, चुभती है जो। तो बेसिकली हुआ ये था कि जब वो सीड बन रहा था ना, तो उसने अपना पूरी तरह से न्यूसेलस खाया ही नहीं, और न्यूसेलस उसी की बॉडी पे चिपक कर आ गया, समझ में आ गया, उसको कहते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। ये बात नाम याद रखना, ठीक है। अगर न्यूसेलस परसिस्ट रह जाता है तो उसको कहते हैं पेरिस्पर्म, और अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट रह जाता है तो उसको कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है, या फिर एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। क्लियर। आगे सुनो, सीड की बात करें, पेरिस्पर्म मैंने बता दिया, ठीक है, पक्का क्लियर है। उसके बाद फ्रूट के बारे में बात कर सकते हो तुम, ठीक है, कि चलो पहले सीड के बारे में बात करते हैं। तो सीड के अंदर आते हैं, अब टर्म्स आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले तुम्हारे को ये टर्म्स बताने हैं यार मुझे, ठीक है। मैंने पता नहीं डायग्राम जोड़, हाँ ये रे जोड़े हुए ना डायग्राम, ये रे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें डिफरेंट शेप्स बता दिया, डिफरेंट शेप्स देखो ये रही। तो जब जाइगोट फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारी स्टेजेस फॉलो अप करता है, सीड धीरे धीरे सीड की कवरिंग में बनती रहेगी, टेस्ट और टैगमेंट, सीड की जो आउटर कवरिंग होती है वो थोड़ी सी हार्ड लेयर, जैसे मैंगो है, मैंगो को तुमने देखा होगा, तो मैं सब कुछ बता देता हूँ। चलो, तो फ्रूट के अंदर तुमने देखा होगा, सबसे पहले उसका मैंगो है, मैंगो के ऊपर आराम से समझ सकते हो तुम, तो उसका जो कवर होता है जो हम हटा देते हैं उसको कहते हैं पेरिकार्प, कार्प मतलब लेयर, पेरी मतलब आउटर लेयर, क्लियर। जिसको आप खाते हो उसको कहते हैं मीजोकार्प, और जो सबसे अंदर जैसी सीड स्टार्ट होने वाला होता है उसको कहते हैं एंडोकार्प। क्लियर है इतना। और जब सीड की जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, आम के उसमें देखा होगा या फिर किसी और सीड में देखा होगा, कब हार्ड होती है, उसको कहते हैं टेस्टा, और उसके अंदर जो लेयर होती है उसको कहते हैं टेगमेन, और उसके अंदर रखा हुआ होता है जाइगोट। तो उसको ओपन करके उस जाइगोट को निकालकर हम जमीन में दबाते हैं, तब वो एक नया प्लांट बनता है। ऐसी तो होता है, यही लॉजिक है यहाँ पर भी।
ज़्यादा क्लियर है? समझना ज़रा ध्यान से, ठीक है। सारी चीज़ें तुम्हें मतलब ये PDF वगैरह तुम्हें सब मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के में नीचे, ठीक है। कोई स्क्रीन ब्लिंक वगैरह करती है तो बता देना, ठीक है, तो कमेंट में डाल देना, बताओगे क्या, ठीक है। सुनो अब, ठीक है, तो इसके स्टेजेस के बारे में बात करते हैं यार, ठीक है। अब सुनो, देखो मैंने तुम्हें भी बताया कि मान लो फॉर एग्जांपल एक सॉइल सरफेस है, उसके अंदर अगर आप सीड को दबा दो तो जो ऊपर की तरफ आते हैं वो शूट बनाएगा, मतलब स्टेम बनाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लूम्यूल, जो बेसिकली स्टेम बनाता है। और जो नीचे की तरफ जाता है इसको कहते हैं रेडिकल, ठीक है, उल्टा मत कर देना, ये रूट बनाता है, ठीक है। तो जो इसकी जो टिप है ना यार, इसको तो प्लूम्यूल कहते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ जो ये ट्यूब्स है इनको क्या कहते हैं, इनके लिए भी नाम है, ठीक है, एपिकोटाइल। और रेडिकल की जो ट्यूब है, रेडिकल की जो ये ट्यूब है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो प्लूम्यूल, अब तुम्हें जरूरी नहीं है ऐसे याद रखना, तुम ये भी याद कर सकते हो कि प्लूम्यूल का दूसरा नाम है एपिकोटाइल और रेडिकल का दूसरा नाम है हाइपोकोटाइल, ये भी याद कर सकते हो तुम। और इनका एक और नाम है, लेकिन ये जो दूसरा टर्म है ना, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मोनोकोटिलेडॉन्स के अंदर। मोनोकोट डाइकोट क्या है, अगर किसी के अंदर कोटिलेडॉन का मतलब क्या है, कोटिलेडॉन का बेसिक मतलब तुम समझ सकते हो कि पॉकेट, कि प्लांट मतलब एक सीड के पास खाना रखने के लिए पॉकेट कितनी है, एक पॉकेट मोनोकॉट, दो पॉकेट डाइकोट, इससे प्लांट अलग हो जाता है, ठीक है। अब जो कोटिलेडॉन है ना, ठीक है, तो कोटिलेडॉन जो जहाँ पे वो रखते हैं पॉकेट में, ठीक है, तो उसकी वजह से निकल कर आता है। तो अगर वो मोनोकॉट और डाइकोट है तो उसके लिए और टर्म्स यूज किया जाता है, कोलोराइज और कोलोप्टाइल, ठीक है। P फॉर प्लूम्यूल, कोलोप्टाइल वहीं पे वर्ड आता है और उसके साथ एपिकोटाइल वर्ड आता है। समझ में आ गया? दूसरी तरफ बात करें तो रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से कोलियोराइजा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, और उसके साथ हाइपोकोटाइल, ठीक है। स्क्यूटेलम जो वर्ड है वो क्या नाम है, मोनोकॉट के साथ यूज होता है, उसका डायग्राम ये रहा, ठीक। इसे कंफ्यूज मत होना प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोलियोराइजा बोलो, रेडिकल बोलो या रूट कैप, ये तुमने 11th में पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद स्क्यूटेलम जो ऊपर से सरफेस है, ठीक है। उसके बाद कोलियोप्टाइल मतलब जो प्लूम्यूल बनाएगा, और शूट एपेक्स होगा, शूट का एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, रेडिकल पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, रेडिकल और रूट कैप, और यहाँ पे प्लूम्यूल और हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, इसके साथ एपिकोटाइल आ जाएगा, इसके साथ हाइपोकोटाइल आ जाएगा, और कोटिलेडॉन्स का आता पॉकेट्स। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे यार, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें टर्म्स के बारे में बता देता हूँ। फिर आता है डोरमेंसी, ठीक है। पेरिकाप मैंने तुम्हें बता दिया, पेरिकाप, मीजोकाप और एंडोकाप, ठीक है। पेरिकाप, मीजोकाप और एंडोकाप, ठीक है। सीड की बात करें तो सीड की दो लेयर होती है, सीड की लेयर दो होती है, टेस्टा और टैगमेन, टेस्टा एंड टैगमेन, ठीक। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, क्या नाम है, स्टेज। मैं तुम्हें एग्जांपल के तो समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, कोई सीड है। अब सीड जो है ना यार, ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल सीड को अभी आपने निकाला और जमीन में दबा दिया तो वो ग्रो करना चालू कर जाएगा, ठीक। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल सीड को ये बात पता है कि भाई अभी तो ये ग्रो नहीं करने वाले, ठीक है। और अगर उसने क्या करा, अपना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चला के रखा तो वो न्यूट्रिशन भी यूज करता रहेगा। तो सीड क्या करता है, एक स्टेज के बाद ना डोरमेंसी में चले जाता है। डोरमेंसी का मतलब इनएक्टिव स्टेज, जिसमें क्या होता है वो काम बिल्कुल स्लो डाउन, अगर वो 10 काम कर रहा था तो 10 काम को बंद करके वो 2 काम करता है। तो 10 काम से 2 काम पे जब आ जाएगा तो एनर्जी भी तो कम कंज्यूम करेगा, जिससे वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। ये सीड के अंदर मतलब जो प्लांट्स है उनके अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म, एक तरह से तुम बोल सकते हो, ठीक। हमने पोलन गेन को 196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस में डाला था, क्यों? क्योंकि वो जो काम करता है ना तो वो एनर्जी कंज्यूम करता, और जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता उतनी जल्दी एनर्जी खत्म होती है, उतनी जल्दी वो मर जाता। लेकिन उन्होंने -196 डिग्री सेल्सियस में डालकर उसके सारे काम को रोक दिया। सारे काम रुक गए तो वो मरने की मतलब उसका जो न्यूट्रिशन था, खाना था, वो भी खत्म नहीं होगा, इसलिए वो लंबे समय तक जिंदा रह पाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? यही प्लांट करते हैं। तो डोरमेंसी, अब जब प्लांट को सारी सूटेबल कंडीशन मिलने लग जाएगी ना तो डोरमेंसी से बाहर आएगा और ग्रो करने लग जाएगा। क्योंकि अब अगर उसको सारी सूटेबल कंडीशन मिल रही है तो इसका मतलब उसके बाद खाने की कोई कमी तो है नहीं, और खाने की कमी नहीं है तो इसका मतलब आराम से ग्रो कर सकता है, उसको फुल छूट है। तो इसको कहते हैं डोरमेंसी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? जैसे हमारा मोबाइल है, हम क्या कहते हैं, रिसेंट ऐप हटा देते हैं ना, जिससे हमको क्या लगता है कि रैम बच रही है उसकी। तो जब बैटरी कम होने लग जाती है तो हम क्या करते हैं, अगर 10 फंक्शन एक साथ चला रहे थे तो हम उसको 2 पे कर देते हैं। रीज़न, क्योंकि 10 अगर एक साथ ऐप खुली होंगे तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो, लेकिन अब एनर्जी तो पहले से ही कम है, तो हम क्या करते हैं, उसको हटा के 2 या 1 ही चला के रखते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब चार्जिंग लगा देते हैं तो दोबारा 10 ऐप ऑन कर देते हैं, क्योंकि अब हमको पता है अनलिमिटेड सप्लाई तो हमें मिल ही रही है। सेम लॉजिक है। तो डोरमेंसी में चले जाना और डोरमेंसी को ब्रेक करके बाहर आ जाना। पेरिकाप, मेसोकार्प, एंडोकार्प फ्रूट्स की लेयर्स होती हैं। पैर्थेनोकार्पी का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, अभी तक हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा ना वो पूरा फर्टिलाइजेशन के ऊपर था। फर्टिलाइजेशन के ऊपर का मतलब था कि मेल सेक्स सेल आया, फीमेल सेक्स सेल को फ्यूज करा, फर्टिलाइजेशन हुई, डेवलपमेंट हुई, बेबी ज़ायगोट बना, ये सब बना, सीड बना, सब कुछ हुआ। ये प्रॉपर फर्टिलाइजेशन से सब कुछ बनी है, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन से चीज़ें बनना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी प्लांट के अंदर जो फ्रूट बनता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। समझ में आ रहा है?
जैसे कि स्ट्रॉबेरी, उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं उसको? पार्थेनोकार्पी। जैसे हमने एक जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जब पढ़ा था तो फ्रूट क्या नाम है, हनी बी क्या ने पढ़ा था, हनी बी में जो ड्रोन होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है, मतलब मेल जो होता है अपने फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है, तो वो भी क्या दिखा रहा है? पार्थेनोकार्पी। तो फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट या फिर फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट बोलेंगे तो इससे पे हो जाएगा, जायगोट बोल देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज पार्थेनोकार्पी। क्लियर? तो इसको क्या बोला जाता है? पार्थेनोकार्पी। जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया। यहां से एक और वर्ड निकल कर आता है फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन से डेवलप होकर आते हैं, जो अपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, अगर वो इस पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो ट्रू फ्रूट है। लेकिन अगर इसको डेवलप, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई फ्लावर है, फ्रूट है सॉरी, वो किसी और पार्ट से डेवलप हो जाए, मतलब बिना ओवरी ओव्यूल के डेवलप हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो थैलेमस जो होता है ना वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। थैलेमस से सीधा डेवलप हो जाता है एप्पल। तो एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, वो फर्टिलाइजेशन से नहीं बना है, नीचे जो थैलेमस था ना वही अपने आउटग्रोथ बनाता है। तो आप जो व्हाइट पार्ट खाते हो एप्पल के अंदर, एक्चुअल में थैलेमस है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हुआ है वो, तो इसलिए वो फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? खत्म। अब 2 टर्म बचे हैं, ये 2 टर्म मैं बता रहा हूँ, ये एंड में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 2 टर्म में से एपोमिक्सिस भी मैंने लगभग ये बता ही दिया है तुम्हें। तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है एक ऐसा रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर, ये स्पेसिफिक प्लांट के लिए, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट का एक मतलब जो सीड जायगोट जो भी बन रहा है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। वो असलियत में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो उसको क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ठीक है, तो एपोमिक्सिस के अंदर ये भी होता है। अब तुम बोलोगे कि भैया मिमिक करने का मतलब क्या है? तो देखो यार, देखो फॉल्स फ्रूट जो होते हैं ना उनके अंदर सीड नहीं आते। फॉल्स फ्रूट कह रहा हूँ मैं, पार्थेनोकार्पी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है। फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो सीड कहाँ से आएंगे भाई? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? लेकिन ये क्या करता है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हुआ है, तो इसके पास सीड नहीं आने चाहिए थे, लेकिन ये मिमिक करते हुए क्या करता है? सीड भी बनाता है। इसी को कहते हैं एपोमिक्सिस। तो अगर किसी फ्रूट के अंदर सीड आ जाए, जैसे एप्पल है, लेकिन वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है लेकिन फिर भी सीड है, तो वो एपोमिक्सिस कैटेगरी है। बताओ सर, मतलब फॉल्स फ्रूट है वो, लेकिन वो एपोमिक्सिस, उसके मैकेनिज्म को एपोमिक्सिस कहते हैं। क्लियर है बात? तो अगर एक फ्रूट का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन बट इट मिमिक्स लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसका सीड वगैरह भी है जो कि सेक्सुअल का कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। दूसरी तरफ आता है पॉलीम्ब्रायोनी। पॉलीम्ब्रायोनी क्या होता है? पॉलीम्ब्रायोनी का मतलब लास्ट टॉपिक है। पॉलीम्ब्रायोनी नाम से समझ में आ रहा है बहुत सारे एम्ब्रायो, तो जब एक प्लांट के बाद बहुत सारे सीड्स आने लग जाते हैं उसको कहते हैं पॉलीम्ब्रायोनी। इसके अंदर साइंटिस्ट ने थोड़ा सा और मैकेनिज्म की फॉलोअप करने की कोशिश करी। जैसे हमारे बुक में एग्जांपल दे रखा है, टमाटो है मान लो, ठीक है, तो उन्होंने बनाया सीडलेस टमाटो, ठीक है, कि सीडलेस टमाटो, लेकिन उसको बाद में बंद भी कर दिया। रीज़न? क्योंकि भाई सीडलेस टमाटो अगर आप बना दोगे तो अगली बार जब टमाटो बनाना पड़ेगा तो कहाँ से बनाओगे? दोबारा लैब में एक्सपेरिमेंट करके दोबारा वो सीड लाना पड़ेगा, फिर ग्रो कराना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या होता है, सीड, आपने टमाटो ग्रो कराया, उसमें सीड निकले, उससे नया प्लांट ग्रो करा दिया, फिर सीड निकले, फिर नया प्लांट ग्रो करा दिया। लेकिन जब सीड ही नहीं आएंगे तो नया प्लांट कैसे ग्रो कराओगे? तो हर बार लैब में काम करना पड़ेगा, ये तो उल्टा काम आसान की जगह पे मुश्किल हो गया, है कि नहीं? तो उसको कहते हैं पॉलीमराइज, जब बहुत सारे एम्ब्रायो बनने लग जाते हैं। खत्म। तो ये था पूरा चैप्टर दोस्तों, ठीक है, जो तुम्हें समझा दिया गया है, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ठीक। तो जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब बेसिकली एंजियोस्पर्म्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखा के डेवलपमेंट करते हैं उनको फॉल्स फ्रूट या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब एंड तक तो समझ में आई है। ये है पूरा फ्लो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझ लिया हमने, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है वो समझ लिया हमने, ट्रांसफरिंग कैसे होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रायो डेवलप होगा, जायगोट बन गया, अब वो धीरे धीरे अपना स्टेज भी दिखाएगा। पहले तो एक सेल लेना है, जायगोट का मतलब एक सेल स्टेज, अब वो एक सेल से मल्टीपल स्टेज बनेगा जिससे विजिबल हो एम्ब्रायो, और फिर जाके सीड से वो नया प्लांट, और ये मैकेनिज्म चलता रहेगा, है ना। यही समझ आता। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लावर का स्ट्रक्चर ये रहा, फ्लावर का स्ट्रक्चर की कहानी ये रही, ठीक है। पूरे चैप्टर को डिवाइड किया प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर, और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स, ठीक। और धीरे धीरे करके तुम्हें सबको समझा दिया गया है दोस्तों, ठीक है, एम्ब्रायो तक सारे टर्म्स कवर कर दिए मैंने। कोई टर्म मुझसे छूट गया या फिर तुम्हें कोई डाउट है, फिर कोई भी दिक्कत है कमेंट में डाल दो, मैं 101% रिप्लाई दूंगा उसका, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मैं ही देख रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। ये जो स्लाइड्स होती हैं 10th तक की तो मैं नहीं बनाता, टीम बनाती है, लेकिन 12th की मैं खुद बनाता हूँ, ताकि एग्जैक्टली पता हो कि मेरे को क्या डालना है। क्योंकि स्लाइड्स के अंदर तुम देखोगे तो मैंने मिनिमम चीज़ें डाली हुई है ना, लिखते समय तो समझाना ही पड़ेगा, ताकि तुम्हें स्लाइड्स में देख के ये ना लगे कि भाई कितना लंबा टॉपिक है, इसलिए मिनिमम चीज़ें डाली है, ठीक है, ताकि तुम्हें ये लगे कि भाई तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि भाई ज़्यादा कुछ बड़ा चैप्टर है ही नहीं,
किसी चीज़ के अंदर डिटेल डालनी है तो मैं डिटेल डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन इसको ये बड़ा चैप्टर नहीं है, ताकि मेन टॉपिक्स तुम्हें डाल के तुम्हें सीधा सीधा बताया जाए कि ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, खत्म। अगला चैप्टर कौन सा करना है तुम प्लीज़ कमेंट में डाल देना, हम जल्दी से जल्दी वो चैप्टर करेंगे, क्योंकि एग्जाम तो है ही जल्दी से जल्दी, तो जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। बाकी जिसको जब भी डाउट है कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है, डिटेल्स हमारे पास है ही, मेरी वेबसाइट पे सारे चैप्टर्स की वीडियोस ओपन है, सारे चैप्टर्स की वीडियोस, ठीक है। तो मैं वो वेबसाइट का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, ठीक है। वैसे भी तुम्हें पता है himanshuawasthi.com या फिर himanshuawasthi AVASTHI गूगल करो, अपने आप ही आ जाएगा। तो मैं सारी वीडियोस मिल जाएगी 12th के सेक्शन में, ठीक है। सारे नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे जो नोट्स है सिर्फ समझाने के लिए, तुम्हें कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स चाहिए जो कुछ चैप्टर तो ऐसे जो नीट लेवल के, लेकिन CUET लेवल से बहुत ऊपर है वो, नीट लेवल के, लेकिन तुम्हें सिर्फ CBSE लेवल देखना है, तो नोट्स तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे वेबसाइट पे सारे डिटेल्स, ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट्स में डालो। बाकी अगला चैप्टर बताओ कौन सा पढ़ना है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि तुम बाद में बताओगे तो फिर PPTs और फिर समझाने में और वीडियो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जब भी कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी मिलते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड लक।